लेकर आ गया हूँ और एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है डिबेट ओपनर 2 है। बेसिकली इस ड्रामा में हमें अपने हक के लिए कैसे लड़ाए थे इस बारे में बताया जाता है। तो चलिए ड्रामा को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंगटे डिबेट क्लब को जहाँ पर कि वो एक डिबेट कंपटीशन के लिए आए होते हैं और उनका सारे टीम मेंबर को दिखाई देते हैं, जहाँ पर कि उनका कोच का नाम होती है शाओसान और उनकी टीम मेंबर को दिखाई देते हैं, जहाँ पर कि एक मेंबर का नाम होती है नॉनबे और बाकी मेंबर का नाम होती है सागोन त्यायू स्यायू। और उनका कोच उन्हें मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि हमें आज बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना है बोलकर वो जैसे ही जाते हैं उनके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम टैंजी होती है। और उसके बाद हमें एक महीने की पिछले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि नॉनबे अपने डिबेट टीम के लिए एक प्रमोशन वीडियो बनाया होती है। वो बोला होती है कि जिसका भी जुबान तेज है उसको हमारे डिबेट टीम में स्वागत है। ये वीडियो जैसे ही उसकी सारी टीमें देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तालियां बजाने लगती है। रेस्टोरेंट से पीछे से सियायू नॉनबे के पास आती है और बोलती है कि जो भी डिबेट टीम का हिस्सा नहीं हो और यहाँ से जा सकता है। ये बात जैसे वो बोलती है सब यहाँ से चली जाती है, लेकिन टैंजी यहाँ पर रुका होती है क्योंकि वो डिबेट क्लब का हिस्सा होती है। और सियायू जाकर वही प्रोजेक्टर को रोल करने लगती है। तो नॉनबे से पूछती है क्या मेरी सामत आने वाली है, तो सियायू हाँ बोलती है। पर जैसे ही नॉनबे सुनती है वो भागने लगती है और सियायू उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और यहाँ पर नॉनबे भागते हुए जाकर एक बिल्डिंग में घुस जाती है और इसी बिल्डिंग में एक म्यूजिक परफॉर्मेंस हो रही होती है और नॉनबे भागते हुए जाकर ऑडियंस और परफॉर्मेंस जो हो रही होती है उनके बीच में गिर जाती है और सियायू जाती है उसके कलर पकड़ लेती है। ये बात जैसे ही सारी ऑडियंस देखती है तो उसकी तरह देखने लगती है, जो भी परफॉर्मेंस कर रही होती है सियायू की तरह देखने लगती है। और सियायू को भी पता चल जाती है कि उसे लोग देख रही होती है तो वो सबको माफी मांगती और बोलती है कि अपने काम कीजिए और वो परफॉर्मेंस जारी रखने लगती है और सियायू नॉनबे को मारने लगती है। उसके बाद वो तीनों बैठे हुए होते हैं और सियायू नॉनबे की चोट पर आइस लगा रही होती है और अंजी बोलती है कि हमने इस साल 15 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें से हमने 4 जीते थे 11 हारे थे। ये सुनकर नॉनबे बोलती है कि वो 4 मेरी टैलेंट की वजह से जीते थे। ये सुनकर सियायू से बोलती है कि तो हम 11 कैसे हार गए, तो नॉनबे बोलती है कि मेरा बैड लक था। ये सुनकर सियायू से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गंदे गंदे जुक की वजह से हम हार गए। ये सुनकर नॉनबे तो कुछ बोल ही नहीं पाता। टैंजी बोलती है कि एक रूमर से कि एक क्लब बंद होने वाली है। ये सुनकर नॉनबे बोलती है कि पिछले साल हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी और इस साल भी बहुत ही बुरी है, क्या हमारी क्लब बंद हो जाएगी। ये सुनकर सियायू से बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर नॉनबे उसे पूछती है कि तुम इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आती हो। ये सुनकर सियायू से बोलती है कि मेरा कॉन्फिडेंस होने की 3 ही वजह है। पहला लिटिल सियायू जो कि मेरे साथ फाइट ईयर से है। असल में वो सियायू का एक पेड़ होती है और वो एक कछुआ होती है। और वो नॉनबे को पूछती है कि पिछले हफ्ते मैंने वो तुम्हें दिया था, वो तुम्हारे पास है। तो नॉनबे को याद आती है कि वो जो बास्केटबॉल खेलने के लिए गया था वो लिटिल सियायू को लेकर गया था और उसे एक पोल पर बांध दिया था, लेकिन लिटिल सियायू जो एक कछुआ होती है वो यहाँ से चला गया था। और ये बात जैसे नॉनबे को याद आती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सियायू को झूठ बोल देती है कि नहीं वो मेरे पास है। और सियायू बोलती है कि दूसरी वजह है हमारी कोच जो कि आपने खून पसीने एक कर इस क्लब को बनाए थे। और दूसरी तरह हमें उनकी कोच को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, इसीलिए उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाती है। और तीसरी वजह ताओ असल में एक इमोशनल लड़की होती है जिससे कि अपने काम निकालने के लिए अगर उसे कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है तो ताओ इस बात पर राजी भी हो जाती है। और अगले दिन में नॉनबे और सियायू क्लास में बैठे हुए होते हैं तो टैंजी उसे एक चीट भेजती है और बोलती है कि कल की वार के लिए रेडी हो जाना। असल में टैंजी काले के लड़के को प्रपोज करने वाला होती है और जिसे वो प्रपोज करने वाला होती है उसका नाम यंगजी होती है। असल में उन दोनों का पहली मुलाकात कैंटीन में होती है। तो टैंजी ढेर सारा खाना लेकर आ रही होती है, लेकिन वो जैसे ही पे करने के लिए जाती है उसका कार्ड काम नहीं करता। इस टाइम पर यंगजी आकर उसके बदले पे कर चला गया होती है। ये देखकर टैंजी को यंगजी से एक तरफा प्यार हो गया होता है और वो अपने प्यार में इतना खो गया होती है कि वो ये भी सपना देख लिया होती है कि उन दोनों का शादी हो गया होती है और उनका बहुत सारे बच्चे भी हो गए होते हैं और दोनों बूढ़ा बूढ़ी भी हो गए होते हैं। दूसरी तरह डायरेक्टर शासन को मिलने के लिए बुलाती है और बोलते हैं कि ईस्टर्न यूनिवर्सिटी हमारी कॉलेज के साथ मिलने वाली है और पिछले साल उनकी डिबेट क्लब चैंपियनशिप का रनर अप थी, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ उनकी डिबेट क्लब शुरू रखेंगे और तुम्हारी डिबेट क्लब को डिसमिस कर लेंगे। ये सुनकर शासन तो कुछ बोल ही नहीं पाता और बाहर खड़ा होकर सब ताओ सुन रही होती है। और जैसे ही शानशान बाहर आती है तो ताओ को देखती है, लेकिन ना शानशान ताओ को कुछ बोल पाती है ना ताओ शानशान को कुछ बोल पाता। दूसरी तरह टैंजी ताओ से बात कर रही होती है और उसकी प्रपोजल के लिए उसे सामान लेने के लिए बोल रही होती है। और ताओ जैसे ही सामान लेकर आ रही होती है तो उसकी नजर यंगजी के ऊपर जाती है। देखती है कि वो एक लड़की के साथ एक होटल के बाहर खड़ा हुआ होती है और उन दोनों एक रूम ले रही होती है। ये देखकर तो ताओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करेगा, इसलिए उन दोनों का फोटो उठा लेती है। और वो यंगजी जिस लड़की के साथ खड़ा हुआ होती है उसका नाम लंग यंग होती है और वो ये बात जाकर नॉनबे को बताती है। तो नॉनबे ताओ को बोलती है कि तुम्हें इस बारे में टैंजी को बता देनी चाहिए, लेकिन ताओ टैंजी को इस बारे में कैसी होता है कि उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और वो तीनों टैंजी का प्रपोजल के लिए सारे सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर शाओसान और ताओ आ जाते हैं और उसे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो टैंजी से बोलती है कि हम कल की जीत के लिए सब कर रहे हैं। ये देखकर ताओ तो उन्हें कुछ भी बोल नहीं पाता और मेहनत करने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो डायरेक्टर ली से अपने
टीम के बारे में दोबारा बात करने के लिए। और अगले दिन साहो डिसाइड किया होती है कि वो टेंजी की सारी चीजें बता देगी, और जैसे ही बताने वाला होती है तो उसके पास ताओ का कॉल आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम सब क्या कर रहे हो। तो उसका सारे टीम मेंबर बोलते हैं कि हम कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सुनकर ताओ उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए बोलकर वो कॉल काट देती है। असल में ताओ डायरेक्टर ली से बात करने के लिए जा रही होती है, और यहाँ पर जैसे ही ताओ दोबारा टेंजी को बताने वाला होती है तो उसके पास कॉल आती है। असल में उसने कुछ ऑर्डर किया होती है और वो आ गया होती है। ये बात जैसे ही ताओ सुनती है पूछ लेने के लिए वो चली जाती है, और इसमें से टेंजी का एक दोस्त आती है और बोलती है कि तुम्हारा प्रिंस चामिन आ रही है और उसे जल्दी आने के लिए बोलती है। और ये बात जैसे ही टेंजी सुनती है और यहाँ से चली जाती है। नॉनबे उसे रुकने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाद वो नहीं मानता और यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही साहो आती है और नॉनबे से पूछती है कि टेंजी कहाँ गई, तो नॉनबे से बोलती है कि वो यहाँ से चली गई। और साहो से पूछती है क्या तुम देखने के लिए नहीं जाओगी, तो साहो से बोलती है कि मैं टेंजी का दिल तोड़ते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। ये सुनकर नॉनबे से बोलती है कि अगर वो टेंजी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो। ये बात जैसे ही साहो सुनती है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, ये बोलकर भागने लगती है। और नॉनबे उसे रुकने के लिए भागने लगती है क्योंकि वो साहो का गुस्सा को जानती है। और दूसरी तरह हमें यांगजी के दिखाई देते हैं जहाँ पर वो अपने डोम पर जा रही होती है। वो जैसे आगे जाती है देखती है कि यहाँ पर कोई दिल का आकार का होती है और वहाँ पर वो खड़ा हो जाती है। और इस टाइम पर बहुत सारे लड़के आकर उसकी चारों तरह से स्केटिंग करने लगते हैं। और कुछ समय के बाद वहाँ पर चेयरिंग गार्ल भी आ जाती है और कुछ लड़की वायलिन बजाते हुए आ जाती है। और पीछे से टेंजी कुछ बैलून लेकर उस दिल के अंदर आ जाती है। और इस टाइम पर उस जगह पर नॉनबे और साहो भी पहुंच जाती है। और टेंजी जैसे ही यांगजी की सीनियर बुलाती है तो यांगजी बोलती है कि मेरा क्लास है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही टेंजी सुनती है वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और इस टाइम पर साहो उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है और नॉनबे सारे लोग को यहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो तीनों डिनर करने के लिए आए होते हैं तो टेंजी यहाँ पर रो रही होती है और नॉनबे से बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम जिसे प्रपोज करने वाले हो वो यांगजी है, अगर मुझे पता चलता है कि वो यांगजी है तो मैं तुम्हें कभी भी प्रपोज करने नहीं देता। ये सुनकर साहो से बोलती है कि यांगजी में क्या प्रॉब्लम है, तो नॉनबे से बोल देती है कि हम दोनों पक्के दुश्मन है। और इस टाइम पर ताओ साहो को मैसेज करती है कि तुम क्या कर रही हो, और साहो सबको बता देती है कि ताओ ने मुझे मैसेज किया है और पूछ रही है क्या कर रहे हो। तो सबको बोलती है कि चलो हम एक सेल्फी लेते हैं और उसे भेज देते हैं और उसे बोलते हैं कि हम डिनर करने के बाद पढ़ाई करेंगे। इसके बाद वो सेल्फी लेते हैं और टेंजी बोलती है कि मुझे फोन तो मैं मेरी फोटो को एडिट करूंगा क्योंकि मैं रो रही थी। और टेंजी लेकर सारी फोटो को देखने लगती है और उसमें से वो वही फोटो देख देती है जहाँ पर कि यांगजी और लॉन्गियन वही होटल के बाहर खड़ा हुआ होती है। और वो साहो से पूछती है कि ये कब का फोटो है और तूने मुझे इस बारे में कोई बताया क्यों नहीं। तो साहो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन टेंजी किसी की बात नहीं सुनती और बोलती है कि तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ी बात क्यों छुपाया। बोलती है और बोलती है कि कल के कंपटीशन में मैं नहीं आ पाऊंगा बोलकर वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। और ये देखकर साहो तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो नॉनबे को पूछती है कि मेरी टर्टल कहाँ पर है। तो नॉनबे बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलती है कि वो मेरे से खो गया है। और दूसरी तरह ताओ डायरेक्टर ली से जाकर मिलती है और उन्हें अपने डिबेट क्लब के बारे में दोबारा सोचने के लिए बोलती है, लेकिन डायरेक्टर ली उन्हें साफ साफ मना कर देती है और उन्हें यहाँ से भेज देते हैं। और यहाँ पर नॉनबे और साहो अपसेट होकर बैठे हुए होते हैं और इस टाइम पर उनके पास ताओ और सावसान आती है और उसने बता देती है कि हमारी डिबेट टीम डिस्बैंड होने वाली है। पर जैसे वो दोनों सुनते हैं वो दोनों तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ताओ को डायरेक्टर ली से बात करने के लिए बोलती है, लेकिन ताओ बोलती है कि मैंने उनसे दोबारा बात की थी लेकिन वो मेरी बात पर एग्री नहीं हुए। ये सुनकर नॉनबे को सोचने लगती है और बोलती है कि मैं हमारी टीम को बचा सकती हूँ इसलिए तुम सबको मेरी बात माननी होगी। और इस बात पर सब एग्री हो जाती है कि वो नॉनबे की बात मानेंगे। और अगले दिन डायरेक्टर और वाइस प्रिंसिपल आ रही होती है तो उनका नजर वहीं पर जाती है जहाँ पर कि टेंजी यांगजी को प्रपोज करने वाला होती है और वो जाकर वहीं पर रुक जाती है। तो इसके बाद कुछ लड़के आकर उनकी चारों तरह से स्केटिंग करने लगते हैं और चेयर लीडर गाल आकर चेयरिंग करने लगते हैं। और पीछे से नॉनबे एक बड़ा सा बुके लेकर वाइस प्रिंसिपल को आती है और उन्हें देती है और बोलती है कि हम डिबेट क्लब से ये आपके लिए, और उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। और बातों ही बातों में वाइस प्रिंसिपल को बता देती है कि डायरेक्टर ली हमारी क्लब को डिस्बैंड करने वाले हैं। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल डायरेक्टर ली को बोलती है कि तुम इतना मोटिवेट बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर डायरेक्टर ली जैसे ही कुछ बोलने वाला होती है तो नॉनबे उनके पास जाकर बोलती है कि आज हमारी एक कंपटीशन होने वाली है, अगर हम इस कंपटीशन को जीत जाएंगे तो अब हमारी टीम के बारे में दोबारा सोचेंगे। और यहाँ पर मिस्टर ली ना चाहते हुए भी उनके बात पर एग्री हो जाती है और इस बात पर उनकी सारी टीम मेंबर बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। उसके बाद साहो सबको बताती है कि हमारी टीम में अभी भी एक मेंबर कम है। ये सुनकर सावसन उनसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसका भी जुगाड़ कर लिया है। और वो सावगम को बुलाती है और बोलती है कि ये 3 साल स्कॉलरशिप पा चुका है और वो हमारी डिबेट टीम का न्यू प्लेयर है। और उन्हें ना चाहते हुए भी उसको अपने टीम पर ऐड करने लगते हैं और उसके बाद वो कंपटीशन के लिए सारी तैयारी करने लगते हैं। और दूसरी तरह टेंजी लिंगियन को दिखती है जहाँ पर वो एक लड़के के साथ बैठा हुआ होती है और जिसके साथ बैठा हुआ होती है उसका नाम डंगली होती है। और वो जाकर उनके साइड में बैठ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती हैं। और वो उन्हीं की ही डिबेट टीम के बारे में बात कर रही होती है कि उनका डिबेट टीम टूट गया है फिर भी वो कंपटीशन कर रहे हैं। ये बात जैसे ही टेंजी सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगते हैं उन दोनों के ऊपर। अगले सीन में हमें वही सीन देखते हैं जिस सीन को हम एपिसोड के पहले देखे थे। और वो अपने डिबेट कंपटीशन के लिए जैसे ही जाने लगते हैं तो उनके पास टेंजी आ जाती है और बोलती है कि मुझे कपड़े चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ कंपटीशन में जाऊंगा। ये बात जैसे ही वो सुनते हैं तो वो जाकर सागों के कपड़े उतारने लगते हैं और वो टेंजी को पहनने के लिए दे देते हैं। और उसके बाद
बाद वो कॉम्पिटिशन में जाते हैं और उनका टॉपिक होती है कि सीक्रेट रखना चाहिए या ना रखना चाहिए। और यहाँ पर सायू बातों ही बातों में टैंग जी को माफी भी मांग लेती है और उसे बता देती है कि मैं तुम्हें यंग जी के बारे में क्यों ना बता पाए। और उसके बाद वो सब कंपटीशन को जीत जाते हैं और वो सेलिब्रेट कर रही होती है। तो सायू टैंग जी को माफी मांगती है और यहाँ पर टैंग जी उसे माफ भी कर देती है। और यहाँ पर डायरेक्टर ली तावा को कॉल करती है और बोलती है कि पिछले साल ईस्टर्न यूनिवर्सिटी रन अप थी, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक ही ऑप्शन रख सकती हूँ कि टीम को मर्ज करने के लिए। जैसे ही सब सुनते हो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और डायरेक्टर ली उन्हें उनकी टीम का सारी मेंबर का फोटो भेज देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही टैंग जी यंग जी का फोटो देखती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर सायू जैसे ही जुनान का फोटो देखती हो तो बहुत ज्यादा खुशी में आ जाती है और नॉनबे टैंग जी को पूछती है कि जुनान कौन है। तो टैंग जी से बोल देती है कि जुनान सायू को पक्का दुश्मन है। और अगले सीन में हमें जुनान को दिखा देते हैं जहाँ पर वो जा रही होती है तो उसे एक कछुआ मिलती है और वो सायू का ही कछुआ होती है। नॉनबे का टीम और यंग जी का टीम एक साथ बैठे हुए होते हैं और मिस्टर ली उन्हें बोलते हैं कि पिछले कंपटीशन में नॉनबे का टीम जीत गया था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि तुम्हारी दोनों टीम का मर्ज करने के लिए। और इस बात पर दोनों ही टीम का मेंबर राजी नहीं होते। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि नॉनबे का दुश्मन यंग जी होती है और सायू का दुश्मन जुनान होती है और वो दोनों टीम एक दूसरे को बातों ही बातों पे नीचा दिखा रही होती है। और इस टाइम पर डायरेक्टर ली की मोबाइल पर एक कॉल आती है तो बात करने के लिए बाहर चली जाती है और टैंग जी लेंगियन से पूछती है कि क्या तुम यंग जी का गर्लफ्रेंड हो। तो लेंगियन मना कर देती है और बात जैसे ही टैंग जी सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कुछ सोचती है और लेंगियन से पूछती है कि तो तुम दोनों एक होटल पर क्यों दिखाई दिए थे। तो लेंगियन से बोलती है कि डिबेट करने के लिए हमारे पास और कोई जगह नहीं थी, इसलिए हम होटल में एक रूम लिए थे और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। बात जैसे ही टैंग जी सुनती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नॉनवे बोलती है कि ऐसे बेकार इंसान पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये बात जैसे ही यंग जी सुनती हो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। और इस टाइम पर डायरेक्टर ली आ जाती है तो दोनों शांत हो जाती है और बैठ जाती है। तो डायरेक्टर ली आकर देखते हैं कि दोनों टीम शांत होकर बैठे हुए होते हैं तो उनका पास जाती है और उन्हें बोलती है कि क्या तुम दोनों का टीम डिसाइड कर लिया कि एक दूसरे से कोलैप्स करने के लिए। तो यहाँ पर उन दोनों का टीम का मेंबर साफ साफ मना कर देती है तो एक दूसरे से कोलैप्स करने के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है कि ठीक है, अगले हफ्ते तुम दोनों में कंपटीशन होगा, जो भी जीतेगा वो डिसाइड करेगा फाइनल टीम। और इस बात पर दोनों टीम राजी भी हो जाते हैं। और उसके बाद नॉनबे का टीम खाना खाने के लिए गए होते हैं तो नॉनबे टैंग जी से पूछती है कि सायू और जुनान के बीच दुश्मन कैसे है। तो टैंग जी बोलती है कि सायू और जुनान एक दूसरे का पड़ोसी है और हमेशा सायू की मम जुनान के साथ सायू का कॉम्पिटिटर करती थी, इसीलिए सायू और जुनान दुश्मनी है। और इस टाइम पर सायू पहुंच जाती है और बोलती है कि अगर मैं सायू के साथ दुश्मनी नहीं करती तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाता। और इस टाइम पर सावधान सबको मैसेज करती है और प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है। और ये मैसेज जैसे ही सब देखते हैं तो अपने खाना खत्म कर प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी ही चले जाते हैं। और डिबेट क्लब में जैसे ही पहुंचते तो सावधान उनकी ओपोनेंट टीम के बारे में बताते हैं तो उन्हें पता चलती है कि उनकी ओपोनेंट जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तावा उन्हें बताती है कि वो पिछले साल 25 विन हुए थे और 0 लॉस और 9 विड्रॉ। ये बात जैसे ही सावधान सुनती हो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि किस मिट्टी से बने हैं, कमजोर को डराते हैं और ताकतवर से वो भाग जाते हैं। ये सुनकर तावा उससे बोलती है कि वो जो 9 विड्रॉ थे उनका ओपोनेंट ने किया था, कि उन्हें लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर सायू चुपचाप बैठ जाती है और कुछ सोचती है और खड़ा होकर बोलती है कि एक अंधे बिल्ली भी मरे हुए चूहे को मार सकती है। ये सुनकर नॉनबे से बोलती है कि क्या मरे हुए चूहे को। और उन दोनों की ऐसी बकवास सुनकर टैंग जी से बोलती है कि तुम दोनों बकवास करना बंद करो, तो चलो हमें प्रैक्टिस करते हैं। और ये सुनकर तावा टैंग जी को पूछती है कि तुम्हें कब से कंपटीशन से फर्क पड़ने लगा है। तो टैंग जी से बोलती है कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ मैं उसे हार नहीं सकती, मैं उसे जीत कर उसे भी जीत लूंगा। ये सुनकर नॉनबे तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और बोलती है कि मैं यंग जी को बता दूंगा कि उसका बाप कौन है। ये सुनकर सायू से बोलती है कि मैं भी जुनान को बता दूंगा कि उसकी माँ कौन है। ये सुनकर उसकी टीम मेंबर तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो प्रैक्टिस करने के लिए टाइम टेबल सेट करने लगते हैं। और वो ऐसे सेट करती है कि टाइम टेबल सुबह 7 से रात 12 तक। और वो बोलते हैं कि हम बिना थके और खाए पिए इतना टाइम प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो नॉनबे से बोलती है कि ठीक है, मैं सुबह 6 बजे अलार्म बजा देती हूँ ताकि मैं जल्दी उठ सकूँ। ये सुनकर सायू से बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम कितना जल्दी उठते हो और उसकी रूटीन बताने लगते हैं कि वो सुबह 6 बजे उठ तो जाती है लेकिन वो बेड से नीचे नहीं आता और वो टिकटॉक ही देखता रहता है। ये सुनकर नॉनबे से बोलती है कि मैं तुम्हारी रूटीन बताती हूँ। और वो सायू का रूटीन बताती है कि सायू सुबह जल्दी उठता तो है लेकिन वो बेड से नीचे नहीं आता और वो ऊपर ही वीडियो गेम खेल कर रह जाती है और ऊपर ही वो नाश्ता करती है और वापस ऊपर ही वो सो जाती है और नीचे वो बहुत ही कम ही आती है। और ये देखो टैंग जी उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि नॉनबे और सायू एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। और सायू उन्हें बोलती है कि ठीक है, हम 5 मिनट के बाद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ये बात जैसे ही होती है सुनती हो तो घबरा जाती है और उसके पास जाकर बोलती है कि हम इतना काम करके बहुत ज्यादा थक गए हैं तो हम कल से प्रैक्टिस करेंगे। और उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो और उस बात पर राजी हो जाती है कि तुम कल 7 बजे आ जाना और हम कल 7 बजे से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। और इस टाइम पर तावा को पता चलती है कि सारी ऑडिटोरियम बुक हो चुकी है और उनका जिस दिन कॉम्पिटिशन होने वाला था एक भी ऑडिटोरियम फ्री नहीं है। तो सबको बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं डायरेक्टर ली से इस बारे में बात करूंगी क्योंकि नॉर्थ गेट पर एक ऑडिटोरियम फ्री है। ये बात जैसे ही टैंग जी सुनती है वो बोलती है कि मैंने सुना था कि वहाँ पर भूत रहते हैं। ये सुनकर सासू से बोलती है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पर पहले ही जा चुकी हूँ। और टैंग जी को सामान ऑर्डर कर लिया
लिया होती है और उसका डिलीवरी आती है तो वो जाकर अपना डिलीवरी एक्सेप्ट करती है और वो सामान लेकर सबके सामने जाती है और वो सबको एक एक देती है। असल में वो एक वॉच होती है और वो सबको बोलती है कि अभी सभी के पास एक एक वॉच होती है तो कोई भी बहाना नहीं बनाएगा और उसकी बात पर सब एग्री भी कर लेते हैं। और उसके बाद रात में टैंजी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पढ़ने के लिए बैठा होती है और दूसरी तरह हमें सायू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी पढ़ने के लिए बैठी होती है और दूसरी तरह टैंजी को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो पढ़ने के लिए बैठी होती है। और अगले सुबह वो तीनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और वो पहले डिबेट शुरू करने के लिए एक दूसरे को बोल रही होती है। पहले तो नॉनवे सायू को पहले शुरू करने के लिए बोलती है और सायू टैंजी को पहले शुरू करने के लिए बोलती है और टैंजी नॉनवे को पहले शुरू करने के लिए बोलती है और वो तीनों एक दूसरे को पहले शुरू करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाती है कि वो तीनों रात में कोई तैयारी ही नहीं कर रही होती है और टैंजी खड़ा होकर बोलती है कि कल रात हमसे कोई भी तैयारी नहीं कर रही होती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि नॉनवे जब पढ़ने के लिए बैठा हुआ होती है तो उसकी रूममेट भी मूवी देख रही होती है और उन्हें मना करने के लिए उसके पास जैसे ही जाती है तो वो भी मूवी देखने लगते हैं और वो कोई भी पढ़ाई नहीं कर रही होती है। और दूसरी तरह हमें शौचान को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो भी पढ़ाई कर रही होती है और उसकी भी रूममेट मूवी देख रही होती है और वो जैसे ही हंसती है तो वो बहुत ज्यादा खुद को रोकने की कोशिश करती है और पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो भी खुद को रोक ही नहीं पाता। वो जाकर उसके साथ मूवी देखने लगती है और उसकी मूवी में वो देख रही होती है कि दो लड़का होती है एक लड़की के लिए लड़ाई कर रही होती है। और दूसरी तरह हमें टैंजी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो भी पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे भी नहीं होता और उसके बाद वो तीनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है और वो तीनों बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंट कर रही होती है। और दूसरी तरह हमें तावा को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो डायरेक्टर ली से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि नॉर्थ गेट की ऑडिटोरियम कौन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी मैच के लिए एक ऑडिटोरियम चाहिए और कोई भी ऑडिटोरियम फ्री नहीं है। ये सुनकर डायरेक्टर ली अपना फाइल चेक करती है और उसे बता देती है कि वो ऑडिटोरियम सनसेट क्लब इस्तेमाल कर रहा है और उनका हेड मनान है। ये सुनकर तावा मनान से मिलने के लिए जाती है लेकिन डायरेक्टर ली उसे रोक लेते और बोलती है कि अगर तुम्हें वो ऑडिटोरियम चाहिए तो तुम्हें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। और ये सुनकर तावा मनान से मिलने के लिए चली जाती है और वो जाकर मनान से मिलती है और उसे बोलती है कि हमें एक दिन के लिए तुम्हारी ऑडिटोरियम चाहिए। ये सुनकर मनान तो उसे घुमाने की कोशिश करती है लेकिन तावा समझ जाती है और उसे बोलती है कि क्यों ना तुम तुम्हारी क्लब का प्रेसिडेंट का मुझे नंबर दे दो। लेकिन मनान तो फिर भी उसे घुमाने की कोशिश करती है तो वो बोलती है कि उसका नंबर तो यूनियन के पास होगा। बोलकर वो जैसे ही यूनियन के पास जाने लगती है तो मनान उसे रोक लेती है और बोलती है कि हमारी प्रेसिडेंट बहुत सारा बिजी होंगे इसलिए तुम मुझे एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दो और मैं उसे अपने प्रेसिडेंट को दे दूंगा। ये सुनकर तावा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मनान को थैंक्स बोलती है और उसे आराम करने के लिए बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और मनान जाकर फिर से आराम करने लगती है। और अगले सीन में तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई डिसाइड किए होते हैं कि कंपटीशन तक नो एंटरटेनमेंट, अगर कोई पकड़ा गया है तो उसे उस बात पर पनिशमेंट मिलेगा और उस बात पर वो तीनों राजी भी हो जाते हैं। और अगले सीन में तावा को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक दिन की ऑडिटोरियम के लिए सारे टीचर के पास जाकर परमिशन ले रही होती है और उसके बाद वो मनान के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैंने सारे टीचर से परमिशन ले लिया है और उसे संसद की प्रेसिडेंट का नंबर मांगती है। तो मनान उसे बोलती है कि उसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उनसे बात कर लिया है, तुम उनका ऑडिटोरियम इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात सुनकर तावा खुश हो जाती है और उसे ऑडिटोरियम का चाबी मांगती है। तो मनान उसे बोलती है कि तुम्हें चाबी एक दिन के बाद मिल जाएगा और इस बात पर तावा राजी हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नॉनवे और सायो डिबेट का प्रैक्टिस कर रही होती है। जैसे ही डिबेट का प्रैक्टिस खत्म होती है तो सायो से बोलती है कि मुझे प्यास लगी है, इसलिए वो कुछ पीने के लिए बाहर चली जाती है और वो बाहर खड़ा होकर वीडियो देखने लगती है। और उस वीडियो में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा होकर भागते हुए जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके पास भागते हुए जाती है, उसे उठाती है और रोने लगती है। और इस टाइम पर नॉनवे उसके पास पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो यहाँ पर सायो उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है लेकिन नॉनवे यहाँ से भागने लगती है और इस टाइम पर भागते हुए जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाती है और ये देखकर सायो उसके पास जाती है और उसे भी उसी तरह से उठाने लगती है और वो रोने लगती है। तो यहाँ पर नॉनवे को एक फ्लैशबैक सीन याद आती है जहाँ पर कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग से बचने के लिए झूठा बीमार होने का एक्टिंग कर रही होती है और वहाँ पर सावो भी आ रही होती है और वो सावो से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सावो से बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है और मुझे उल्टियाँ भी हो रही होती है। तो नॉनवे से बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिंग करती हो और वो डॉक्टर को जाकर दिखाने लगती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो नॉनवे से बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही होती है और मुझे बहुत ज्यादा उल्टी भी हो रही होती है। ये देखकर डॉक्टर को तो पता चल जाती है कि वो झूठ बोल रही होती है और इस टाइम पर सावो भी पहुंच जाती है और सावो भी वही बोलती है। तो डॉक्टर उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हारी टेम्परेचर चेक करूंगा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं निकला तो मैं प्रिंसिपल के पास रिपोर्ट कर लूंगा। एक बार जैसे ही नॉनवे सुनती है वो सावो के पास जाती है, उसे यहाँ से लेकर चली जाती है और सावो उससे सच में बोल रही होती है कि मैं बीमार हूँ, फिर भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, वो यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही प्लेग्राउंड में चल रही होती है तो सावो बेहोश हो जाती है। ये देखकर नॉनवे तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सावो को पकड़कर हॉस्पिटल लेकर आ जाती है और उसे जैसे ही हो जाती है तो वो दिखती है कि नॉनवे का पैर फ्रैक्चर हो गया है और उसे पूछती है कि तुम्हारे पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ। तो नॉनवे से बता देती है कि तुम्हें लेकर आते वक्त मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया है। ये देखकर सायो तो उसके साथ दोस्ती कर लेती है और उसे बोलती है कि मैं डिबेट क्लब में हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ डिबेट क्लब में आना चाहती हो। तो नॉनवे राजी हो जाती है और वो दोनों उस दिन से दोस्त हो जाती है और उस दिन से एक ही डिबेट क्लब में होते
होते हैं। और यहाँ पर नॉनवे को जैसे ही होश आती है तो साहू से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नॉनवे से बोलती है कि बहुत दिनों के बाद मुझे पुराने दिन याद आ गए बोलकर वो हंसने लगती है। और साहू तो उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। और यहाँ पर माना 100 क्लब में आती है सारी चीज साफ करने के लिए। वो जैसे ही साफ करना स्टार्ट करती है तो उसके पीछे पीछे ताओ भी उसके पास आ जाती है। और जैसे ही माना ताओ को देखती है उसके पास जाकर बोलती है कि मुझे लग रहा था कि सनसेट क्लब स्कूल के प्रपोर्ट क्या मिसयूज कर रही है। वो बोलकर उसे बहाना देने लगती है, लेकिन ताओ से बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि सनसेट क्लब में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं और जो भी है वो सब फक है। तो माना को पता चल जाती है कि उसकी झूठ पकड़ा गया है, इसलिए वो चुपचाप रह जाती है। तो ताओ से बोलती है कि मैं तुम्हें एक दिन का मौका दे रही हूँ, एक दिन में सब साफ कर लेना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन नॉनवे और साया को दिखे जाते हैं जहाँ पर को डिसाइड किया होती है कि वो अपने फोन से गेम और वीडियो गेम और टिकटॉक को डिलीट कर लेंगे। और जैसे ही डिलीट कर देते तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो बैठे हुए होती है। तो उसकी टीम मेंबर पहुंच जाती है और उन्हें बुलाकर ले जाती है प्रैक्टिस करने के लिए डिबेट की। और यहाँ पर मानान को दिखे जाते हैं जहाँ पर कि वो एक शूज खरीदने के लिए आया होती है। वो देखती है कि उसके आगे बहुत ही बड़ी बड़ी लाइन होती है, इसीलिए उसके सामने जो भी होती है उसे झूठ मूठ बोलकर यहाँ से भेज दिए जा रही होती है। और वो जैसे ही जाते जाते उसके सामने नानबे आ जाती है और वो नानबे को कुछ बोलने से पहले ही उसे बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। और उसे बोलती है कि अगर तुम इसी स्पीड से जाओगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि हमारे आगे अभी भी 117 लोग हैं। ये सुनकर मानाना से पूछती है कि तो मुझे क्या करना चाहिए। तो नॉनवे से बोलती है कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। ये सुनकर मानाना से मना कर देती है, बोलती है कि मैं अकेला काम करती हूँ। तो नॉनवे से बोलती है कि ठीक है तो मुझे मना कर दिखाओ। ये सुनकर मानान को सोचने लगती है क्योंकि उसके पास और कोई भी चारा नहीं होती है, इसीलिए वो नॉनवे के साथ मिल जाती है और वो आगे जो भी लोग होती है उन्हें ऐसे ही झूठ बोलकर यहाँ से भेजने लगते हैं। केंजी अपना यूनिवर्सिटी में जा रही होती है और वो एक आदमी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपना यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। और जैसे ही भागते हुए जा रही होती है तो वो सायू से टकरा जाती है और वो जैसे ही सायू को देखती है वो रोने लगती है। तो सायू उसे समझाती है और चुप कराकर अंदर लेकर बैठ जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर ट्यांजी कुछ भी बोलता नहीं और रोने लगती है। तो सायू उसे शांत करती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो ट्यांजी बोलती है कि मैं ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था। तो ये बात जैसे ही वो दोनों सुनती है तो हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम कितना रुपया लोन लिए थे। तो ट्यांजी उसे बोल देती है कि 30,000। ये सुनकर तो वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सायू से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। और वो नॉनवे से पूछती है कि क्या हम उनके ऊपर शू कर सकते हैं। तो नॉनवे उसने बोलती है कि हम उनके ऊपर शू नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई इलीगल ऐप नहीं है और तुम दोनों को कोई फोर्स भी नहीं किया था। ये सुनकर सायू तो और कुछ भी बोल नहीं पाता और ये सुनकर ट्यांजी तो और भी ज्यादा रोने लगती है। और दूसरी तरह हमें ताओहाओ को दिखा जाता है जहाँ पर कि वो डिबेट का टॉपिक लेने के लिए गया होती है और डिबेट का टॉपिक होती है कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी होती है या सोशल डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी होती है। और ताओहाओ के हिस्से में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी होती है आती है और यंगजी का टीम में सोशल डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी होती है ये आती है। और ये टॉपिक लेकर अपने सारी टीम मेंबर को दिखाती है तो वो देखती है कि उसकी टीम मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर बैठे हुए होते हैं। तो उसे पता चल जाती है कि ट्यांजी ऑनलाइन लोन लिया था। तो यहाँ पर नॉनवे को बताती है कि ट्यांजी के पास एक गुड न्यूज है, अगर उन्होंने 35% से ज्यादा इंटरेस्ट लगाया होगा तो हम उनके ऊपर शो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 35% से कम इंटरेस्ट लगाया होगा तो हम उनके ऊपर शो नहीं कर सकते। और वो चेक करती है तो उसे पता चलती है कि वो 35% से कम इंटरेस्ट लगाया होती है। वजह से ट्यांजी सुनती है वो तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और नॉनवे से बोलती है कि तुम्हें इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देनी चाहिए। और इस टाइम पर सायू के मोबाइल पर एक कॉल आती है और जैसे ही जाकर सायू कॉल उठाती है तो एक आदमी बोलती है कि क्या तुम ट्यांजी का दोस्त हो। तो सायू बोलते हैं कि हाँ मैं ट्यांजी का दोस्त हूँ। तो उस आदमी बोलती है कि ट्यांजी ने मुझसे कुछ पैसा उधार लिया था और वो मेरी कॉल नहीं उठा रही है, तुम इस बारे में उसे बता देना है कि वो मेरे से जल्दी कांटेक्ट करे। ये बात जैसे ही सायू सुनती है तो हैरान हो जाती है और वो ट्यांजी को बोलती है कि उसको मेरा नंबर कैसे मिला। ये सुनकर ट्यांजी बोलती है कि जब मैं लोन ले रही थी तो उन्होंने 2 गारंटियर का नंबर मांगा था और मैं तुम दोनों का नंबर दे देता। ये बात जैसे ही सायू सुनती हो तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और ट्यांजी तो यहाँ पर रोने लगती है और नॉनवे उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को बता देनी चाहिए। तो ये बात जैसे ही ट्यांजी सुनती है और भी ज्यादा रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मेरी पापा तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो एक डिपार्टमेंट स्टोर का गार्ड है, उनके सामने से कोई चोरी नहीं कर सकता, अगर कोई चोरी किया भी होगा तो जल्दी से पकड़ लेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेक्टिव नॉवल देखते हैं। इस बार में अगर मेरे डैड को पता चलेगा तो वो मुझे और पढ़ने भी नहीं देंगे, यहाँ से ले जाएंगे और एक लड़का देखकर मेरी शादी करा देंगे और मेरी शादी में भी नहीं आएंगे, जिस वजह से मेरी सास मुझे घूरेगी और जिंदगी भर ताना मारेंगी। इस बारे में बोलकर वो तो और भी ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो तीनों बाहर बैठे हुए होते हैं और वो ट्यांजी का कैसे मदद करेंगे इस बारे में वो सोच रही होती है। तो नॉर्मल उनको बोलती है कि इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देनी चाहिए। तो ताओ बोलती है कि पिछले जहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ पर मुझे पर डे 121 युआन मिलते थे, तो हम पार्ट टाइम जॉब करके ट्यांजी का मदद कर सकते हैं। वजह से वो दोनों सुनती हो तो मना कर देते रहे, बोलते हैं कि अगर सिर्फ लोन इतना होता तो हम चुका देते, लेकिन उसके साथ उसका ब्याज भी जुड़ता जा रहा है और उसका लोन जो होती है एक दिन भर दिन बढ़ता ही जा रही होती है, इसलिए हम पार्ट टाइम जॉब करके उसका मदद नहीं कर सकते हैं। तो नॉनवे उन्हें समझाती है कि हम उनसे कन्विंस करेंगे कि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता दे और इस बात पर वो दोनों एग्री भी कर लेते हैं। और उस टाइम पर शाओशान सबको कॉल करती है और डिबेट प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है और
सब डिबेट प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं और उनके सामने वो टॉपिक रख देती है कि कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन होती है। और यहाँ पर नन्वे बोलती है कि ये सच है, जब मैं पहली बार मेरी यूनिवर्सिटी में आया था तो मैं 3 दिन तक बेड से नीचे नहीं आया था, मैं बेड पर पड़ा रहता था और मूवी देखता था। ये सुनकर तावा बोलती है कि हम भी ऐसे ही थे, हम रात भर जगकर मेकअप करते थे और हम में से एक लड़की पार्ट टाइम मेकअप आर्टिस्ट थी। तो सावा बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ मत बोलो क्योंकि मुझे पता है कि मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये सुनकर टैंजी तो कुछ सोचने लगती है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि अपने लोन वाले के अपने पेरेंट्स को बता देने के लिए, और उनकी बात सुनकर वो थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है और अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताने के लिए वो डिसाइड कर लेती है। और रात में वो जैसे ही अपने यूनिवर्सिटी में जा रही होती है तो अपने पापा को कॉल करती है और बोलती है कि मैं मुसीबत में हूँ और मिलकर बताऊंगी, बोलकर वो कॉल काट देती है। और टैंजी के पापा टैंजी से मिलने के लिए अगली सुबह उसकी यूनिवर्सिटी में आ जाती है और सायु जैसे ही टैंजी के पापा को दिखती हो तो पहचान जाती है और वो बता देती है कि ये टैंजी के पापा है। और टैंजी जैसे ही अपने पापा को दिखती हो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और नॉनबे टैंजी के पापा को देखकर बोलती है कि तुम्हारे पापा तो कितना कूल है, वो एक स्पेशल सोल्जर नहीं तो किसी मूवी का एक डॉन लग रहे हैं। और बोलकर जैसे ही वो पीछे घूमती है तो देखते हैं कि टैंजी तो वहाँ पर नहीं है क्योंकि वो डोर की वजह से यहाँ से भाग गया होती है। और दूसरी तरफ हमें टैंजी के पापा के दिखे जाते हैं जहाँ पर की रूम के अंदर आती है तो देखती है कि सिर्फ वहाँ पर नॉनबे होती है और नॉनबे उन्हें हालो बोलती है और अंदर लेकर बैठा देती है। और दूसरी तरफ सायु जाकर टैंजी का रूम में देखती है तो वहाँ पर टैंजी नहीं होती है और ये बात आकर वो तायवा को बता देती है और दोनों टैंजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर नॉनबे टैंजी के पापा के सामने बैठे हुए होते हैं और वो बिल्कुल भी उन्हें सीरियसली ले नहीं रही होती है क्योंकि उनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होती है। और यहाँ पर टैंजी के पापा नॉनबे से पूछती है कि टैंजी कब तक आएगी, तो नॉनबे से बोलती है कि उसे टीचर ने बुलाया होगा तो इसीलिए आते वक्त लेट हो जाएगा। ये सुनकर तो टैंजी के पापा उसे डराने लगते हैं और ये सुनकर नॉनबे तो बहुत ज्यादा डर जाती है। और दूसरी तरफ हमें सायु दिखाई देती है जहाँ पर कि वो कैफे में जाती है और उन्हें पूछती है कि क्या यहाँ पर टैंजी आई थी, तो वो मना कर देती है। ये सुनकर तावा बोलती है कि अपने प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहिए, अपने प्रॉब्लम को सामना करना चाहिए। ये सुनकर सावा तो कुछ सोचने लगती है और तावा से पूछती है क्या ऐसी और कोई जगह नहीं जहाँ पर कि टैंजी छुप सके। ये सुनकर सावा को सोचने लगती है और वो तावा का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मुझे याद आ गया, बोलकर उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। और यहाँ पर टैंजी का पापा चारों तरफ से कबाड़ झटका बंद कर लेते हैं और चारों तरफ से अंधारा कर लेते हैं और एक लैंप लाकर नॉनबे के सामने रखती है और उसे जलाते हैं और बोलती है कि तुम्हारी और टैंजी का क्या रिश्ता है। ये सुनकर नॉनबे तो बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि वो मेरे अच्छे दोस्त है। तो उसे पूछती है कि और क्या रिश्ता है, तो नॉनबे टैंजी के पापा को बोलती है कि वो मेरी डिबेट फ्रेंड है। ये सुनकर टैंजी के पापा उसे बोलते हैं कि कल रात को टैंजी ने मुझे कॉल किया था और बोलते हुए बोल रहा था कि वो मुसीबत में हो और मुझे मिलकर बताएगी और उसके साथ क्या हुआ है, बोलकर उसे तो डराने लगते हैं। नॉनबे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि मैं आपको सब कुछ सच बता दे रही हूँ, बोलकर उसे बताने लगते हैं। असल में वो टैंजी के बारे में नहीं, वो खुद के बारे में बताने लगते हैं। बचपन से वो जितना गलती क्या कर रही होती है और अपने पेरेंट्स और टीचर से जितने भी मार खा रही होती है इस बारे में वो बताने लगती है। दूसरी तरह हमें सायु को दिखा देते हैं जहाँ पर कि वो मेडिकल रूम में जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या टैंजी यहाँ पर आई थी। डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, टैंजी का तबियत खराब था तो इसलिए वो यहाँ पर आई थी और वो रेस्ट कर रही है, बोलकर यहाँ पर तो सायु को पता चल जाती है कि टैंजी यहाँ पर आई थी और वो टैंजी के पास जाती है और इसके पास बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है कि अपने प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए ताकि हमें बाद में ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम उसका सॉल्व कर सकें और सामना कर सकें। ये सुनकर टैंजी को उसे हिम्मत देने लगते हैं और उसे समझाने लगते हैं। तो टैंजी तो पहले अपने पापा से मिलने के लिए राजी नहीं हो रही थी लेकिन बाद में वो मान जाती है और जैसे ही वो मान जाती है इस बात पर तो सायु और तावा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लेकर उसके पापा के पास जाते हैं। जैसे वो दरवाजा खुलती है और नॉनबे जैसे ही वो तीनों को देखती है तो रोने लगती है और उसे वो बोलती है कि मैं मेरी +2 के बारे में बोलने वाला था, बोलकर तो वो रोने लगती है क्योंकि वो टैंजी के पापा से बहुत ज्यादा डर गया होती है। और यहाँ पर टैंजी अपने पापा के सामने बैठे हुए होती है और वो बहुत ज्यादा घबराया होती है और वो बोल देती है कि मैं ऑनलाइन 30,000 रुपया लोन लिया था और मैं लोन चुकाने के लिए मेरे दोस्त ने मुझे 8,000 रुपया मदद की थी। ये बात सुनकर टैंजी का पापा तो उसके ऊपर पहले गुस्सा हो जाती है लेकिन कुछ ज्यादा कुछ कहते नहीं है और बोलती है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, तुम तुम्हारी अकाउंट नंबर भेज दो, मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर देती हूँ। ये जैसे ही टैंजी सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पापा उसे बोलती है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। इस सुनकर टैंजी तो उन्हें प्रपोज कर लेती है और यहाँ पर टैंजी के पापा से बोलती है कि तुम्हारे दोस्त को ही बुलाओ, मैं उन्हें ट्रीट देना चाहती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और इस बात पर तो टैंजी भी राजी हो जाती है और उसकी सारी दोस्त को बुलाती है और उसके पापा उसे ट्रीट देते हैं। और जैसे ही सब खाना खत्म करके जा रही होती है तो टैंजी के पापा सबको बोलते हैं कि मैं टैंजी से कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे ये बात टैंजी के सारी दोस्त सुनती है तो यहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर टैंजी को लेकर वो साइड में चली जाती है और टैंजी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उन्हें थैंक्स बोलती है और बोलती है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। और यहाँ पर टैंजी उन्हें पूछती है कि इस बारे में क्या मम को पता है, तो टैंजी के पापा उसे मना कर देते हैं। तो टैंजी थोड़ा सा घबरा जाती है और उसे पूछती है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ आया। तो टैंजी के पापा से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरी सीक्रेट है, तुम तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो और तुम्हारी कंपटीशन के ऊपर ध्यान दो, बोलकर उसे तो भेज देती है। और टैंजी कुछ रास्ते जाकर वापस भागते हुए आकर अपने पापा को गले लगा लेती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और टैंजी के पापा उसे भेज देती है। और जैसे ही
टेंजी यहाँ से चली जाती है। तो टेंजी को वापस स्मोक करने के लिए अपने पकड़ से सिगरेट निकालती है। तो देखती है कि वहाँ पर तो सिगरेट नहीं है। तो यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि आज से वो स्मोक ही नहीं करेंगे। और उसके बाद वो चारों डिबेट प्रैक्टिस करने के लिए आ जाती है और वो डिबेट प्रैक्टिस कर रही होती है। और इस टाइम पर मानन एक फ्लावर बुके लेकर ताओहाओ को बुलाते हुए आ जाती है। और जैसे ही सब देखते हैं कि मानन के हाथ में फ्लावर बुके, तो वो तो ताओहाओ को छेड़ने लगते हैं। और यहाँ पर तो ताओहाओ तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और शर्माते हुए मानन को बोलती है कि मेरी बॉयफ्रेंड है। ये बात जैसे ही मानन सुनती है वो तो समझ जाती है उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो वो बता देती है कि ये फ्लावर बुके टीचर का है, उन्हें नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। ये बात जैसे ही उसकी सारी दोस्त सुनती है तो वो तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रही होती है। तो यहाँ पर नॉनवे मानन को बोलती है कि हम दोनों ने मिलकर सोच लिया था। ये सुनकर मानन बोलती है कि मेरी याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो यहाँ पर नॉनवे से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो मानन बाहर चला जाती है और एक बकेट निकल आती है और उसके अंदर से वो फुट सकट बकेट निकालती है और सबको दिखाती है और बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा है, हम यहाँ पर गर्म पानी डालकर अपने पैर डाल सकते हैं, जिस वजह से हमें बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा और लड़कियां तो बहुत ज्यादा सुंदर भी हो जाएंगे, क्योंकि वो उन सबको मस्का लगा रहा था। ये सुनकर सावधान बोलती है कि हमें सब नहीं चाहिए। लेकिन अगले दिन में हम देखते हैं कि बेके खरीद लिया होती है और गर्म पानी डालकर अपने पैर भी डाल रही होती है। और दूसरी तरह हमें मानन को भी दिखा जाते हैं कि वो भी उसकी साइड में होती है और गर्म पानी डालकर वो भी यहाँ पर बैठा हुआ होती है और सब डिबेट प्रैक्टिस कर रही होती है। और वो एक जगह पर फंस जाती है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तो मानन उनकी हेल्प करती है, जिस वजह से वो तो उस जगह से बाहर आ जाती है। और जैसे ही वो पीछे घूमकर मानन को पूछती है क्या तुम पहले भी कभी डिबेट किए हो, तो देखती है कि वहाँ पर मानन नहीं है, क्योंकि मानन वहाँ से पहले ही जा चुकी होती है। और उसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाती है और यहाँ पर कंपटीशन में यंगजी का टीम को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया जाती है। लेकिन नॉनवे का टीम को कोई भी पूछता नहीं है, क्योंकि यंगजी का टीम पहले साल चैंपियनशिप का रनर अप थी ना, इसीलिए। और उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। पहले तो दोनों को ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से कम्पीट कर रही होती है, लेकिन जैसे ही कंपटीशन आगे बढ़ने लगती है तो यंगजी का टीम नॉनवे का टीम से बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने लगती है। और जो भी ऑडियंस देख रही होती है उन सबको नॉनवे का टीम से ज्यादा यंगजी का टीम अच्छा लगने लगती है, जिनसे डिबेट से कोई भी लेना देना नहीं होती है। और नॉनवे का दोस्त भी जो भी देख रही होती है वो कंपटीशन, उन्हें भी बिल्कुल ऐसा लग रही होती है। नॉनवे और यंगजी का टीम के बीच में डिबेट चल रही होती है और सबको लग रहा था कि यंगजी का टीम नॉनवे की टीम से बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उनका डिबेट चल रही होती है। और दूसरी तरह हमें मानन को दिखा जाता है जहाँ पर कि वो भी उसी साइड में जा रही होती है और कुछ सोचने लगती है और वो आकर डिबेट देखने लगती है। और यहाँ पर डिबेट कंपटीशन खत्म हो जाती है। असल में यहाँ पर नॉनवे का टीम हार गया होती है और यंगजी का टीम जीत गया होती है। और जैसे ही पता चलती है कि नॉनवे का टीम हार गया होती है तो उसकी सारे टीम मेंबर तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और यंगजी का टीम मेंबर तो जीत गया होती है, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा खुश होती है और आकर सबको हाथ मिलाती है। और यहाँ पर एनन जाकर सायो से हाथ मिलाती है और बोलती है कि इस बार भी तुमने बहुत ही अच्छा कोशिश की है। सुनकर सायो तो गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसे वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं और इतना बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बेहतर हो, बोलकर वो चली जाती है। और यंगजी नॉनवे के पास जाती है और बोलती है कि तुमने इस बार बहुत ज्यादा अच्छा कोशिश की है। सुनकर नॉनवे तो गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं कि तुम मेरा तारीफ कर रहे हो या बेइज्जत कर रहे हो, लेकिन मैं ये भूलूंगा नहीं, बोलती है। और यंगजी आगे चले जाती है और टेंजी को बोलती है कि तुम इस बार अच्छा किया, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नॉनवे की टीम हार गया होती है, इसलिए तो वो तो बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो अपने क्लब जाती है जहाँ पर जितना सामान उनका होती है सब वो पैक करती है और वो सब यहाँ से चली जाती है। और सासन देखती है कि सब यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसलिए सासन और ताओ उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि तुम चिंता मत करो, हम जरूर हार गए और हमारी टीम भी डिसमिस क्यों ना हो जाए, लेकिन हम हमेशा टीम रहेंगे। लेकिन वो तीनों को भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि नॉनवे यंगजी से हार गया होती है और सायू टिनान से हार गया होती है और टियानजी यंगजी से हार गया होती है जो कि उसका क्रश होती है। तो उनका मूड थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए सासन बोलती है कि तुमको मैं पिछले हफ्ते ट्रीट दूंगा। ये सुनकर फिर भी वो तो कोई जवाब ही नहीं देते और उसके बाद वो तीनों को डॉम में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो वहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट होती है और किसी से बात तक नहीं कर रही होती है और अपने बेड में ही पड़े रहते हैं। और यहाँ पर ताओहाओ तो रो रही होती है हार जाने की वजह से। और अगली सुबह सायू अपने यूनिवर्सिटी में जा रही होती है तो वो जिन्नान और यंगजी का बैनर लगा हुआ देखती है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। और दूसरी तरह टियानजी को दिए जाते हैं जहाँ पर कि वो लाइब्रेरी में घूम रही होती है और वो न्यू कॉमिक बुक देख रही होती है। इस टाइम पर कोई उसे कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारी कॉमिक बुक हमारी क्लास में है और तुम आकर लेकर चली जाओ। तो टियानजी से बोलती है कि तुम रुको, मैं आकर लेकर जा रही हूँ। तो वो बोलती है कि मेरी क्लास है इसलिए मैं उसे दरवाजे के पास रखकर जा रही हूँ। तो यहाँ पर टियानजी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी सुनता नहीं और कॉल काट देती है, जिस वजह से टियानजी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो कॉमिक बुक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एडिशन होती है। वो भागते हुए आती है, जैसे ही अपना कॉमिक बुक देखती है उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और वो जैसे ही जा रही होती है तो उसे एक नॉनवे का दोस्त मिल जाती है। तो बोलती है कि तुम्हारी बुक उठाने में मैं मदद करती हूँ, बोलती है। और वो नॉनवे का दोस्त और टियानजी दोनों जाने लगते हैं और नॉनवे का दोस्त बोलती है कि मैंने तुम्हारी डिबेट कंपटीशन देखा था, क्या तुम ठीक हो? तो टियानजी बोलती है कि डिबेट हारने के बाद मैंने बहुत ड्रिंक की, लेकिन मैं जैसे ही सायू को देखा मुझे लगा कि मुझे खुद को संभालना चाहिए। और उसे पूछती कि क्या नॉनवे ठीक है, क्योंकि वो यंगजी से हार गया होगा तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट होगा। ये सुनकर नॉनवे का दोस्त से बोलती है कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि
क्योंकि उसने एक न्यू हॉबी चूज कर लिया जो कि फोटोग्राफी है। जैसे उनको टेंजी तो हंसने लगती है और यहाँ पर नॉनवे का दोस्त उसे बता देती है कि उसने टाइम लाइफ फोटोग्राफी चूज की है, जिसमें से एक ही पोजीशन में खड़ा होकर एक ही फोटो ले सकते हैं, जो कि हम रात भर जाकर एक ही फोटो सिर्फ ले सकते हैं। ये बात सुनकर टेंजी तो हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या इस पोजीशन में हम हिल भी नहीं सकते हैं। तो नॉनवे का दोस्त से बोलती है कि 2 घंटे में हम एक बार हिल सकते हैं और उसे पूछती है कि क्या सायु ठीक है। ये सुनकर टेंजी से बोलती है कि मैंने साई को 10 साल से जाना है, लेकिन इस बार जो वो जिनान से टिबेट हारा है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि जो वो इंसान अपने कपड़े तक नहीं धोता था वो अपना फ्लोर साफ कर रहा होगा, इसीलिए वो तो बहुत ज्यादा अपसेट होती है, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहती है। तो हमें पता चल जाती है कि यहाँ पर जो भी डिबेट हारा होगा उन चारों ने, वो तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी ऐसे ही हो रही होती है। और उसके बाद वो दोनों बात करते करते यहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद सावधान सबका माइंड फ्रेश करने के लिए उन्हें ड्रिंक पर लेकर गया होती है और यहाँ पर सावधान सबको बोलती है कि तुम तो हार गए हो, जो बीत गया तो वो बीत गया, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो बोलकर वो सबको ड्रिंक करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर सब ड्रिंक करने लगते हैं। पहले तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे ही सबको नशा हो जाती है तो यहाँ पर टेंजी हार जाने की वजह से और यंगजी के सामने बेइज्जती होने की वजह से वो तो यहाँ पर रो रही होती है और चायू यहाँ पर नशे में होती है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और नॉनवे का दोस्त नॉनवे के पास आती है और बोलती है कि तुम चायू को जाकर संभालो। यहाँ पर वो चायू के पास जाती है और उसे संभालने लगती है और उसे डॉम पर छोड़ जाने के लिए उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। और दोनों जैसे ही जा रही होती है चायू तो बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकत कर रही होती है। तो वो चायू देखती है कि वहाँ पर एक बेंच होती है, तो नॉनवे को लेकर वहाँ पर जाकर वो बैठ जाती है और यहाँ पर नॉनवे के साथ बात करने लगती है। वो हार जाने की वजह से वो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई होती है, इसीलिए यहाँ पर वो नॉनवे को किस कर लेती है और अचानक उसका नींद टूट जाती है। असल में ये सपना देख रही होती है। उसे जब नशा हुआ उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी सही से याद नहीं होती है। और उसके बाद वो अपने यूनिवर्सिटी में जा रही होती है और जैसे ही वो जा रही होती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सब देख रही होती है, क्योंकि कल रात क्या हुआ था उसे कुछ भी सही से याद नहीं होती है। उसे सिर्फ इतना याद होती है कि उसने नॉनवे को किस कर लिया होती है और वो जाकर वो बैठ जाती है। और कुछ समय के बाद नॉनवे भी अपने क्लास में आती है। जैसे ही जाकर वो सायु का साइड में बैठती है और उससे सायु से बात करने की कोशिश करती है तो सायु उठकर जाकर और एक सीट में बैठ जाती है और यहाँ पर जो भी बैठा हुआ होती है उसको नॉनवे के पास भेज देती है। और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो नॉनवे सायु से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सायु उसे बोलती है कि तुम बाहर आओ, हम बाहर बात करेंगे बोलकर वो नॉनवे को बाहर ले जाती है। और वो बहुत ज्यादा तेज चल रही होती है और नॉनवे उसे रोकती है और उसके पास जाती है। उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे छुपते फिर क्यों रही हो। तो सायु उसे पूछती है कि कल रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। तो नॉनवे बोलती है कि कल रात जब तुम्हें चढ़ गया था तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे डोम में आया था, तो हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर सायु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर डायरेक्टरली सावधान के पास जाती है और उसे बुलाकर अपने ऑफिस में ले जाती है। और जैसे ही सावधान उसके ऑफिस में जाती है तो वो बोलती है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि 2 डिबेट टीम करेगी। पहला डिबेट टीम बड़े बड़े और अच्छे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे और टीम भी उनके लिए पॉइंट कलेक्ट करेंगे और टीम भी कभी भी अच्छे कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लग सकते। ये सुनकर तो सावधान तो उन्हें साफ साफ मना कर देती है, लेकिन डायरेक्टरली उससे तो समझाने लगती है, जिस वजह से सावधान उसे और कुछ भी बोल नहीं पाता और बोलती है कि मैं इस बारे में अपने टीम से बात करूंगी बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ सायु यहाँ पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और टेंजी जैसे उसे इस हालत में देखती है तो वो समझ जाती है कि सायु यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो टेंजी उसे बोलती है कि साइड में एक डेजर्ट खुला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, और मैंने नॉनवे को बुलाया है। ये बात जैसे सायु सुनती हो तो गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि नॉनवे की नाम मत लेना, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा बोलकर वो चिल्लाने लगती है और नेक्स्ट को बॉक्सिंग करने के लिए और एक आदमी को बुलाने लगती है। तो टेंजी समझ जाती है कि वो नॉनवे को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और यहाँ पर नॉनवे को दिखाई जाता है जहाँ पर कि वो जा रही होती है तो उसे एक बतख का बच्चा मिलती है और उस बतख का बच्चा को देखकर उसे तो तंदूरी चिकन का याद आने लगती है और वो कुछ सोचने लगती है और उस बच्चे को लेकर सुई के पास से जाती है और उसे बोलती है कि बतख का बच्चा बहुत ही अच्छा होती है, अगर तुम इसे पालोगे तो तुम्हारी रेस्टोरेंट में कस्टमर बढ़ने लगेंगे। ये सुनकर सुई से बोलती है कि तुमने मुझसे डील किया है कि तुम 1 हफ्ते में मेरी रेस्टोरेंट पर 2 बार आओगे, इसलिए मैं उसे पाल रही हूँ बोलकर उसे रख लेती है। ये सुनकर नॉनवे उसे बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ बोलकर वो जैसे ही जाने लगती है तो उसके पास टेंजी आ जाती है और उसे पूछती है कि कल रात तुमने ही सायु को उसकी डोम पर छोड़ने के लिए आए थे और तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, जिस वजह से सायु तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये सुनकर नॉनवे से पूछती है क्या सायु मेरे ऊपर गुस्से में है, तो टेंजी हाँ बोल देती है। तो नॉनवे से पूछती है कि सायु कहाँ पर है, तो टेंजी बता देती है कि सायु बॉक्सिंग क्लब में है। ये सुनकर नॉनवे तो सायु से मिलने के लिए जाती है और वो जैसे ही जाती है और सायु को देखती है उसे बुलाती है और सायु जैसे ही नॉनवे को देखती है वो तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो जाकर छुप जाती है और नॉनवे उसके पास जाती है और उसे बुलाती है और उसे बोलती है कि टेंजी ने बोला कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। ये सुनकर सायु से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कंपटीशन खत्म हो गया तो इसलिए मैं चेंज करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो, क्योंकि कंपटीशन के बाद हम दोनों ने मिलकर आगे के बारे में नहीं सोचा और हम दोनों का हॉबी भी सेम है और हम दोनों का वैल्यू भी सेम है और मुझे लगता है कि तुम मेरी फ्यूचर में हमेशा रहोगे और तुम मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो और तुम्हारे बिना मैं मेरी जिंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकती।
दिखता है। ये बोलती है। जैसे ये बात सायु सुनती है वो कुछ सोचने लगती है और वो बाहर आ जाती है और वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे बोलती है कि कल रात में जो हुआ हम दोनों को इस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने दोस्ती में ऐसी ऑकवर्डनेस को नहीं लाना चाहती हूँ। ये जैसे ही नॉनवे सुनती है उसे बोलती है कि तुम छोड़ो, हम दोनों दोस्त है, ऐसा तो होता रहता है। ये सुनकर सायु से बोलती है कि नहीं, हमें उस दिन के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि ठीक है, मेरा 1500 खर्च हो गया है तो मुझे 800 दे दो। ये सुनकर सायु तो हैरान हो जाती है। तो नॉनवे से बताती है कि उस दिन क्या हुआ था। असल में जब सायु नशे में हो गया होती है तो नॉनवे उसे लेकर आ रही होती है और उसे बेंच पर बैठा दिया होती है और यहाँ पर सायु एक पिलर को पकड़कर उसे किस कर रही होती है, क्योंकि उसे वो नॉनवे सोच रही होती है। और नॉनवे जैसे ही अपने फोन से बात कर सायु के पास जाती है, उसे लेकर जैसे ही डॉम में जाने वाला होती है तो सायु उसके शूज के ऊपर वोमिट कर देती है। और जैसे ही सायु को याद आती है तो बहुत ज्यादा इमरेज हो जाती है और अपना इमरेज को कवर करने के लिए उसे बॉक्सिंग वर बुलाती है और नॉनवे को वो बहुत ही कुत्ती की तरह से पीटने लगती है और अगली सुबह को मिलने के लिए बुलाती है और उन्हें बताती है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि 2 डिबेट क्लब बनाएगी, पहले तो इंजी का होगा और दूसरा तुम्हारे होगा, क्योंकि तुम उनके लिए सिर्फ पॉइंट कलेक्ट करोगे। ये बात जैसे वो सुनती है तो साफ साफ मना कर देती है। और यहाँ पर टेंजी जैसे ही सुनती है कि उनका क्लब दोबारा होने वाला होते तो वो यंगजी के बारे में सोचती है और उन दोनों के शादी के बारे में सोचने लगती है। और यहाँ पर जैसे ही सायु बोलती है कि टेंजी का क्या होगा, जब वो यंगजी को दिखेगा उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ये सुनकर टेंजी तो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने दोबारा डिबेट क्लब बनाने की डिसाइड किया तो मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन वो मन में वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन उसका सारी मेंबर तो इस डिसीजन से बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वो तो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन ससान उसे समझाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। मनान अपने रूम में जैसे आती है वो देखती है कि वहाँ पर न्यू स्टूडेंट आए होती है और उन्हें पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, तो वो बता देती है कि मिस्टर ली ने भेजा है। ये सुनकर मनान उन्हें बोलती है कि ठीक है, हम अभी 4 हो गए हैं और यहाँ पर 3 बेड है, इसीलिए हमें मिलकर रहना होगा। तो भी और एक न्यू स्टूडेंट आ जाती है तो मनान को पता चल जाती है कि उसे रूम को छोड़ना होगा, क्योंकि उसे इस रूम में रहने के लिए किसने भी बुला नहीं होती, क्योंकि उस रूम खाली पड़ा हुआ होती है, इसलिए मनान वहाँ पर रह रही होती है। और दूसरी तरह हमें सावधान को दिखाई देते हैं जहाँ पर वो अपना कोच से मिलने के लिए जाती है और बता देती है कि यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि 2 डिबेट टीम बनेगी और दूसरा बड़ा डिबेट टीम हम है, जिस वजह से सारे स्टूडेंट तो साफ साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर उनका कोच उन्हें बोलती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, और सारे स्टूडेंट मुझसे मिलने के लिए आए थे और उनकी हार के बारे में वो मुझे कुछ भी नहीं बताए और वो बिल्कुल शांत है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए तुम्हें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए और तुम्हें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए ताकि उस बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच सके। ये बात सुनकर शासन तो उसकी कोच की बात पर एग्री कर लेती है। और यहाँ पर नॉनवे अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होती है और बाहर खेलने के लिए जाने के बारे में वो सोच रही होती है और इस टाइम पर मानान अपने सारी सामान लेकर उनके रूम में आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मानान उन्हें बताती है कि मिस्टर ली ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए भेजा है। एक बार जैसे वो तीनों सुनती हो तो हैरान हो जाती है और जैसे उन्हें पता चलती है कि मानान उनका सीनियर तो वो और कुछ भी कह नहीं पाते। और अगले सीन में हमें उन तीनों को दिखे जाते जहाँ पर वो बैडमिंटन कोर्ट पर होती है और यहाँ पर वो खेलने का प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो तीनों तो बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। और जैसे वो आने वाला होती है तो मैंगवान एक लड़की को देखती है जिसका नाम जिनवान होती है और जैसे उसे देखती है तो यहाँ पर उसके ऊपर फिदा ही हो जाती है और उसके बारे में वो सोचने लगती है। और उसके बाद हमें उसकी क्लास में दिखाई देता है जहाँ पर कि मैंगवान तो उसी जीवन के बारे में ही सोच रही होती है। जैसे क्लास खत्म होती है तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर बताती है कि लड़कों का 1000 मीटर रेस होने वाली है और लड़कियों का 800 मीटर रेस होने वाली है। बस जैसे ही जीवन सुनती है वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसकी दोस्त उसे खाने पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मुझे मेरे डम में जाना है बोलकर तो वो यहाँ से भाग जाती है। और मैंगवान को दिखाई जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्त को बोलती है क्यों ना हम टेनिस कोर्ट में जाकर थोड़ा सा टेनिस का प्रैक्टिस करेंगे। ये सुनकर मैंगवान का दोस्त उसे बोलती है कि हम तो फुटबॉल करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन वो मैंगवान का फेस देखकर समझ जाती है कि ये लड़की का चक्कर है, इसीलिए वो उसके साथ टेनिस कोर्ट जाने के लिए राजी हो जाती है। और यहाँ पर नॉनवे और सायु को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो दोनों बुक खरीदने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पर नॉनवे से पूछती है क्या तुमने सेकंड टीम के बारे में सोचा है, तो सायु साफ साफ मना कर देती है, बोलती है कि मैं सेकंड टीम के बारे में सोच भी नहीं सकती क्योंकि मुझे उनकी इशारा पर नहीं चलना है। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि तुमने सही सोचा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही डिसीजन लेता। ये सुनकर सायु से बोलती है कि जब मैंने डिबेट टीम को ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिबेट में अच्छा हूँ, लेकिन इस कंपटीशन के बाद मुझे पता चल जाती है कि मेरे से जिनान बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कि डिबेट में भी अच्छा है, इसीलिए मैं और खुद को परेशान नहीं करना चाहता और उसे एक ना एक दिन कोई डिबेट में हरा देगा, इसीलिए मैं इतना परेशान क्यों हूँ। ये बात सुनकर तो नॉनवे से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जिनान से बेहतर हो। ये सुनकर सायु तो गुस्से में आ जाती है और उसे पूछती है कि मैं किस चीज से जिनान से अच्छा हूँ। ये सुनकर नॉनवे तो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, लेकिन उसे बोलती है कि तुम उससे ज्यादा यंग हो, यानी कि तुम्हारी सोच भी उससे ज्यादा यंग है। ये सुनकर सायु तो उसे और कुछ भी बोलता नहीं है और बुक का पैसा देने के लिए वो काउंटर पर चल जाती है। और यहाँ पर नॉनवे अपना कैमरा से सायु का एक फोटो उठा लेती है और उसके बाद वो अपने रूम में बैठा हुआ होती है और वो सायु का फोटो देख रही होती है। इस टाइम पर उसकी एक दोस्त आती है और उसे उस फोटो को छीन कर ले जाती है और नॉनवे सायु का फोटो लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है, लेकिन वो उसे दे नहीं रही होती और उसे छेड़ रही होती है। और इस टाइम पर माना न जाती है, नॉनवे की दोस्त से उसका फोटो ले जाती है
है वो भी देखने लगती है। तभी वो देखते हैं कि मेंगवान खुद से ही बात कर रही होती है और वो तीनों जाकर जैसे ही मेंगवान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेंगवान उनकी कोई बात का जवाब नहीं देता और वो खुद से ही बात कर रही होती है। इसीलिए वो तीनों मेंगवान को उठाती है और उसके असर जैसे ही कांच में पटकने वाले होती है तो मेंगवान उन्हें रोक कर बोलती है कि मैं जीवान को पसंद करती हूँ। ये बात जैसे ही वो तीनों सुनते हो तो हैरान हो जाती है और यहाँ पर मेंगवान शर्माते हुए बोलती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। यह सुनकर नॉनवे का दोस्त से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जिनवान का सारी इन्फॉर्मेशन लाकर मैं तुम्हें दूंगा। ये बात जैसे ही मेंगवान सुनती है वो तो और भी ज्यादा उनके सामने शर्मा ही जाती है। और यहाँ पर सायू जैसे ही अपने रूम में आती है वो देखती है कि क्यांगजी तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होती है और वो बैठा हुआ होती है और उसे पूछती है कि क्यांगजी को क्या हुआ है। तो उसे बता देती है कि फिजिकल की टेस्ट की वजह से वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होती है। और यहाँ पर क्यांगजी बता देती है कि मेरी हाई स्कूल में सिर्फ एक ही डर था जो कि फिजिकल टेस्ट, और घर में सिंपैथी पाते हुए और रेंगते हुए नहीं क्रश कर पाती तो मैं कभी भी कॉलेज में नहीं आ पाती और इस वजह से मेरे डैंड्रफ भी हुआ है। और क्योंकि कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि क्यों ना मैं इस साल कॉलेज से ड्रॉप ले लेती हूँ और अगले साल किसी अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। ये सुनकर ताओ से बताती है कि तुम किसी भी कॉलेज में क्यों ना चले जाओ, वहाँ पर कम से कम फिजिकल का तो 100 मीटर रेस होती ही रहती है। ये वजह से ही क्योंकि सुनती है वो तो हैरान हो जाती है और मायूस होकर बैठ जाती है। असल में उसे रनिंग से फोबिया होती है ना, इसीलिए। और अगले दिन क्योंकि का जैसे ही नींद टूटती है देखती है कि उसके सामने उसके तीनों दोस्त खड़े हुए होते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या रनिंग शुरू हो गई है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि नहीं, उसके लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन तुम अभी हमारे साथ रनिंग पर जाओगे। वजह से ही किंग सुनती है वो तो बेड के अंदर घुस जाती है और सुनने का एक्टिंग करती है, लेकिन वो तीनों उसे जबरदस्ती लेकर ग्राउंड में ले जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए और उसे हिम्मत देने लगती है। और यहाँ पर किंग बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रनिंग करूंगा, लेकिन अगर मैं गिर जाऊंगा तो कोई मेरे ऊपर नहीं हंसेगा। और इसके बाद वो चारों रनिंग करने लगते हैं और यहाँ पर किंग कुछ समय के जाने के बाद वो नीचे गिर जाती है और उसके पास भागते हुए आकर सब उसे उठाने लगती है। और उसके बाद वो चारों बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर किंग बता देती है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो एक लड़का को पता था कि मैं रनिंग में अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो मेरे पीछे पीछे भागता था, लेकिन मैं गिर गया, इस वजह से वो मेरे से टकरा कर गिर गया। इस दिन से मुझे रनिंग से फोबिया हो गई है। सुनकर उसकी सारी दोस्त उसे बोलती है कि तुम खुद के ऊपर भरोसा रखो, तुम जरूर कर पाओगी। ये सुनकर किंग से बोलती है कि तुम मुझे समझ नहीं सकती, मेरे ऊपर क्या बीत रही सिर्फ मुझे पता है। ये सुनकर सेयू से बोलती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं जिनान से बेहतर हूँ, लेकिन इस डिबेट के बाद मुझे पता चल गया कि वो मेरे से बेहतर हो, यानी कि डिबेट में भी वो मेरे से बेहतर है। ये बात तो पहले मुझे बुरा लगता था, लेकिन ये बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए वो भी मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगता। और यहाँ पर मेंगवान कोक पी रही होती है और इस टाइम पर उसकी दोस्त रहती है। जैसे ही मेंगवान उसकी दोस्त को देखती है उसके पास भागकर जाने वाला होती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे रोक लेती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम मुझे पिंच करोगे, इसलिए तुम यहीं पर रुको। असल में वो जीवान का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गया होती है और यहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन देने लगती है कि जीवान सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और उसे कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है और वो फ्राइडे और सैटरडे स्कूल जिम में जाती है और उसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती और उसका 2 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया था और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उनका सिटी का टॉपर है। एक बार जैसे ही मेंगवान सुनती है तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और बोलती है कि वो जैसे लड़की मुझे कभी भी भाव नहीं देगा। एक बार जैसे उसकी सारी दोस्त सुनती है उसे समझाने लगती है अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें एक बार उसे इस बारे में बात करनी चाहिए। और उसके बाद उसे लेकर सारे जिम में चली जाती है और देखते है कि जिनवान रनिंग कर रही होती है। तो नॉनवे मेंगवान को बोलती है कि तुम जाओ उसके साथ बात करो, लेकिन मेंगवान थोड़ी देर आगे जाती है और वापस आकर बोलती है कि मैं जाकर उसे कैसे बात करूंगा। यह सुनकर नॉनवे तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे एक पानी का बोतल देती है और बोलती है कि तुम्हें पानी का बोतल लेकर उससे दो। और यहाँ पर मेंगवान जैसे ही पानी का बोतल लेकर जाकर उसे देने वाला होती है तो देखती है कि जिनवान के हाथ में ऑलरेडी पानी का बोतल है। और जैसे ही जिनवान से पूछती है कि क्या हुआ है, तुम्हें क्या चाहिए, तो मेंगवान यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, बोलती है कि पानी का बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा है, क्या तुम खोल दोगे। ये बात जैसे ही जिनवान सुनती है वो हंसने लगती है और पानी का बोतल का ढक्कन खुलकर उसे दे देती है। और यहाँ पर मेंगवान जैसे ही खुला हुआ पानी का ढक्कन की बोतल लेकर उसके दोस्त के पास आती है तो उसे सब पीटने लगती है और बोलती है कि हमने तुम्हें उसके पास इसलिए भेजा था ताकि तुम उसे अपने दिल की बात बोल सको, ना कि अपने पानी की बोतल की ढक्कन खुला सको। और उसके बाद नॉनवे उसे एक टॉवल देती है और उसे बोलती है कि तुम उसके पास जाओ और उसे दे दो। और यहाँ पर मेंगवान नॉनवे की बात से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई होती है, इसलिए वो टॉवल लेकर जिनवान के पास देती है और उसके सामने रख लेती है। और यहाँ पर जिनवान उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो यहाँ पर मेंगवान को सोचने लगती है और बोलती है कि ये टॉवल 10 युआन की है, क्या तुम खरीदोगे। जैसे उनको जिनवान तो हंसने लगती है और बोलती है कि नहीं। बोलती है जैसे ही मेंगवान यहाँ से चली जाती है और जैसे ही मेंगवान यहाँ से चली जाती है तो जीवान का दोस्त उसे बोलती है कि ये थोड़ा सा अजीब नहीं है। जीवान उसे बोलती है कि अजीब तो जरूर है, लेकिन थोड़ा सा फनी भी है। और यहाँ पर मेंगवान जैसे अपने दोस्त के पास आती है उसकी दोस्त उसे पीटने लगती है और बोलती है कि हमने तुम्हें उसको टॉवल देने के लिए भेजा था, ना कि बेचने के लिए। और यहाँ पर नॉनवे गुस्से में उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसके दिल कब का जीत चुका होती। और पीछे से साइड की बात सुन लेती है और बोलती है मुझे तो ये टैलेंट तुम्हारे बारे में पता नहीं होते बोलकर जैसे यहाँ से चली जाती है तो नॉनवे उसे सब सच बताने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। और यहाँ पर मेंगवान अपने डॉम में होती है और वो जीवन को एक गिफ्ट देने के लिए एक गिफ्ट चूज कर रही होती है। और इस टाइम पर नॉनवे और उसकी दोस्त जाती है और उसे गिफ्ट चूज करने के लिए मदद करते हैं। और अगले सीन में मेंगवान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बास्केटबॉल खेल रही होती है और जीवन
जीवन उसे देख रही होती है। जैसे अपना बास्केटबॉल खत्म करती है तो वो जीवन के पास आती है और एक सोने का पद्म फूल निकालती है और वो जीवन को दे देती है और उसकी चमक की वजह से जीवन तो कुछ भी देख नहीं पाती है। बस जैसे ही नॉनबे और उसकी दोस्त को बताती है तो उसके ऊपर वो हंसने लगती है और मेंगवान बोलती है कि ठीक है ये नहीं तो कोई और सही, और उसके बाद दोबारा उसके लिए गिफ्ट देखने लगते हैं। और अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है कि मेंगवान अपने बास्केटबॉल खत्म करती है और वो जीवन के पास जाती है और उसको एक मेकअप बॉक्स देती है। एक बार जैसे ही नॉनबे और उसकी दोस्त को बताती है इस बात तो उसके ऊपर और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। और यहाँ पर हमें साई को दिखाई देते हैं जहाँ पर वो अपना कछुआ देख रही होती है। इस टाइम पर किंगजी आती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तो साई उसे पूछती है कि तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो। तो किंगजी उसे बोलती है कि जुंगजू में एक फंक्शन होने वाली है, अगर मैं वहाँ पर चली जाऊंगी तो मेरा फिजिकल टेस्ट मिस हो जाएगा। और ये सुनकर तो साई उसे समझाने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस टाइम पर किंगजी के पास एक मैसेज आती है तो उसे पता चलती है कि तूफान की वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। बस जैसे ही वो देखती है वो तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। और यहाँ पर किंगजी का दोस्त उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसे नहीं भागना चाहिए, तुम्हें फिजिकल टेस्ट दे देनी चाहिए। ये सुनकर साई उसे बोलती है कि तुम इसे फोर्स मत करो और किंगजी को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही किंगजी सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस टाइम पर ताओ आ जाती है और वो सायो को बोलती है कि मेरी लैपटॉप खराब हो गई है इसलिए तुम्हारे लैपटॉप तो मुझे कुछ काम है बोलकर वो सायो का लैपटॉप ले लेती है। और यहाँ पर सायो बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे नॉनबे के पास कुछ काम है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और ताओ जैसे ही साओ का लैपटॉप को ओपन करती है तो देखती है कि साओ का लक्ष्य में उनका जो डिबेट करने का जगह होती है वो उसका फोटो होती है। ये तो कर वो समझ आती है कि वो अभी भी डिबेट को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए। और यहाँ पर हमें नॉनबे और सायु को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो दोनों लाइब्रेरी में होती है। और इसके बाद जैसे वो दोनों अपने डॉम में आ रही होती है तो सायु यहाँ पर जिनान को देखती है, लेकिन उसे देखकर उसे कुछ अजीब सा लगती है, इसीलिए नॉनबे को बोलती है कि उसका पीछा करने के लिए, और दोनों पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पर जिनान अपने डॉम के पास जाती है और यहाँ पर उसका इंतजार लेंगवान एक बकेट लेकर कर रही होती है। और जैसे ही जिनान उसके पास पहुंचती है तो अपनी बैग से एक कछुआ निकाल कर उस बकेट पर रख लेती है। और यहाँ पर सायु जैसे ही उस कछुआ को देखती है तो पहचान लेती है कि ये मेरा लिटिल स्याऊ है। और वो खुद को रोक नहीं पाता और वो जिनान के पास जाती है और बोलती है कि ये मेरी लिटिल स्याऊ है। लेकिन यहाँ पर तो जिनान उसके साथ लड़ने लगती है और बोलती है कि ये तुम्हारी लिटिल स्याऊ नहीं, ये मेरी टोनी है बोलकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पर जितने लोग भी उसे देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी टोनी नाम के लड़के को लेकर लड़ रहे हैं। और यहाँ पर नॉनबे देखती है कि उन दोनों का लड़ाई बढ़ने लगी है, इसलिए वो दोनों का बीच में आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम दोनों को प्रिंसिपल के पास नहीं जाना है तो तुम दोनों अपने अपने रास्ते में चली जाओ। और वो जिनान को उसके डॉम में भेज देती है और वो सायु को लेकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सायु तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर नॉनबे सायु को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सायु से बोलती है कि अगर तुमने गलती नहीं किया होगा तो मेरा लिटिल स्याऊ में से कभी भी खोता नहीं बोलकर उसकी कान पकड़ लेती है और उसे कान पकड़कर यहाँ से वो चले जाते हैं। और अगले दिन सायु नॉनबे से मिलकर जाकर वो जुनान की रूम से लिटिल स्याऊ को चोरी कर लेने के बारे में वो सोच रही होती है और इस बारे में नॉनबे भी उसके साथ देने के लिए राजी हो जाती है। और नॉनबे बाहर जगती है जुनान के ऊपर नजर रखने के लिए और सायु अंदर जाती है जुनान की रूम से लिटिल स्याऊ को चोरी करने के लिए। और वो जैसे ही जाती है तो उसे पता चलती है कि उसकी रूम में इलेक्ट्रिक लॉक है और बाकी सारे रूम में इलेक्ट्रिक लॉक नहीं है। और यहाँ पर उसे लॉक खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खुल नहीं पाती। तो तभी नॉनबे की नजर जुनान के ऊपर जाती है और देखती है कि उसकी डॉम पर वो जा रही होती है और ये बात वो सायु को बता देती है। और यहाँ पर सायु जैसे ही जानती है कि जुनान आ रही होती है तो वो वहाँ से भाग जाती है और जुनान अपने रूम में जाती है। और यहाँ पर उसे पता चल जाती है कि उसकी रूम में कोई आया था और लॉक के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है और अपने रूम में चली जाती है। और दूसरी तरह ताहो को दिखाई देता है जहाँ पर कि वो कॉफी के लिए एक रेस्टोरेंट में गया होती है और वो एक कॉफी ऑर्डर करती है। और इस टाइम पर उस जगह पर मानन पहुंच जाती है और यहाँ पर मानन भी एक लाटे ऑर्डर करती है। और यहाँ पर मानन जैसे ही पे करने के लिए अपनी पॉकेट सर्च करती है तो उसे अपना फोन नहीं मिलती, तो ये देखकर ताहो उसकी बदले पे कर देती है। असल में यहाँ पर मानन ताहो को पहचान गया होती है कि वो एक इमोशनल लड़की है। अपने काम निकालने के लिए अगर उसे थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगा तो वो काम मान भी जाएगा और कर भी देगा। और अगले दिन कैंजी फिजिकल टेस्ट से बचने के लिए वो कोंगचू जा रही होती है और वो जैसे ही जाने वाला होती है तो इस टाइम पर सायु पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ हमें मेंगियन देखा जाता है जहाँ पर कि वो जुनान को भूलने के लिए वो यूनिवर्सिटी से भाग रही होती है और इस टाइम पर नॉनबे उसके पास जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती अपने डॉम पर लेकर जा रही होती है। और किंगजी को भी अपने दोस्त को जबरदस्ती डॉम पर लेकर जा रही होती है और उन दोनों का आमने सामने हो जाती है। और उसके बाद हमें उनकी डॉम के अंदर दिखे जाते हैं जहाँ पर कि सायु किंगजी को समझ रही होती है कि तुम्हें अपने प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहिए, अपने प्रॉब्लम को सामना करना चाहिए ताकि हमें बाद में ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम उसका हल कर सकते हैं। और यहाँ पर किंगजी सायु की थोड़ी बात सुनकर वो भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती है। और दूसरी तरह हमें मेंगियन को दिखे जाते हैं जहाँ पर कि नॉनबे उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अपने दिल की बात उसे बता देनी चाहिए। 99% चांस है कि वो तुम्हें रिजेक्ट करती है, लेकिन 1% चांस है कि वो तुम्हें हाँ कर दे। ये बात जैसे ही मेंगियन सुनती है तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती है और अपने दिल की बात उसे बताने के लिए वो राजी हो जाती है, लेकिन वो बहुत अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रही होती है। और इस टाइम पर मानन जैसे ही नॉनबे की बात सुनती है उसे पूछती है कि तुम ये मेंगियन को बोल रही हो या खुद से ही बोल रहे हो, क्योंकि उसने जान लिया
होती है कि ननबे सायू को पसंद करती है, लेकिन डर की वजह से वो अब तक सायू को इस बारे में बता नहीं होती। और यहाँ पर किंगजी रनिंग के लिए खड़ा हुआ होती है तो टेंजी उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, फैन फैन और मैं तुम्हारी मदद करेंगे रनिंग में। वजह से फैन फैन सुनती है वो तो साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है। ये वजह से किंगजी सुनती है वो थोड़ा सा मायूस हो जाती है, लेकिन टेंजी उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसके बाद रनिंग शुरू हो जाती है और किंगजी जैसे ही थोड़ी देर भागती है तो वो गिर जाती है और टेंजी उसका मदद करती है और फेंग फेंग उसे देखती है तो उसे भी कुछ बुरा लगती है और वो वापस आती है और किंगजी का मदद करती है। और यहाँ पर तीनों दौड़ रही होती है किंगजी को लेकर। यहाँ पर किंगजी उन दोनों को बोलती है कि तुम चले जाओ, मेरी वजह से तुम मत रुको, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और उसे लेकर भागने लगते हैं। और फिर से वो भी गिर जाती है, लेकिन उसे वो छोड़ते नहीं, फिर से उसे उठाकर भागने लगती है। वजह से ननबे और सायू देखते हैं वो भी किंगजी का पीछे पीछे भागने लगते हैं ताकि उसका हिम्मत थोड़ा सा बढ़ सके। और यहाँ पर ननबे जाकर अपने सारे दोस्त को लेकर आ जाती है और किंगजी के पीछे सब भागने लगते हैं। ये देखकर किंगजी तो बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है उसके अंदर, वो यहाँ पर भागने लगती है। और यहाँ पर जैसे वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करती है तो सब यहाँ पर टीचर की तरह देखने लगते हैं। और यहाँ पर टीचर उन्हें बता देती है कि किंगजी अपने रनिंग टेस्ट में पास हो गई है। पर जैसे ही किंगजी सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं तो यहाँ पर किंगजी बोलती है कि असल में मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि 800 मीटर भागने के लिए, लेकिन जब मैं भाग लिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी इतना मुश्किल नहीं था। ये वजह से मिंगियान सुनती है तो वो तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी दिल की बात हो जिनवान को अपने दिल की बात बता देगी। और यहाँ पर मेंगवान भागते हुए जिनवान के पास जाती है और उससे बोलती है कि मेरी नाम मेंगवान है। और वो एक राउंड का चक्कर लगाती है और बोलती है कि मुझे तुम अच्छा लगती है। और फिर से वो एक राउंड का चक्कर लगाती है और बोलती है कि मैं सोच रहा था कि, और वो कुछ बोल नहीं पाता। और फिर से एक राउंड का चक्कर लगाती है और बोलती है कि क्यों ना हम मूवी पर चले, बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर जिनवान मेंगवान का ऐसी हरकत देखकर उसके ऊपर तो थोड़ा सा इंप्रेस भी हो गई होती है। और यहाँ पर नॉनबे जैसे ही मेंगवान का ऐसी हरकत देखते हैं तो नॉनबे का दोस्त से पूछती है कि क्या मेंगवान का यहाँ पर कुछ चांस है, तो नॉनबे बोलती है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। और यहाँ पर मेंगवान भागते हुए आकर एक जगह पर खड़ा हुआ होती है और सही से सांस रही होती है। और इस टाइम पर जिनवान उसके पास से जाती है और एक टावल देखकर बोलती है कि ये विश्वान की है। ये बात जैसे ही मेंगवान सुनती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और खुशी हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया होती है कि जिनवान ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होती है। और उसके बाद शाम को दिखा जाता है जहाँ पर कि मेंगवान जिनवान एक साथ मूवी देखकर वापस आ रही होती है और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। और यहाँ पर कोई ने अपना 800 मीटर कंप्लीट किया होती है इसलिए वो सबको पार्टी दे रही होती है। और यहाँ पर नॉनबे का दोस्त नॉनबे से पूछती है कि क्या मेंगवान का कोई चांस है, तो नॉनबे बोलती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं होती। और यहाँ पर सायू नॉनबे को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और नॉनबे बोलती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। और दोनों का बात जैसे आगे बढ़ने वाला होती है तो कुंजी को बोलती है कि मेरे साथ देने के लिए थैंक्स। और इस टाइम पर यहाँ पर जिनन भी आ जाती है और उसका कछुआ भी लेकर आया होती है। और यहाँ पर जैसे ही सायू अपने कछुआ को देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर जिनन जानबूझकर अपने कछुआ को सबके सामने रखती है और बोलती है कि कल कोई मेरे रूम में मेरी कछुआ को चोरी करने के लिए आया होती है, लेकिन वो चोरी नहीं कर पाया। और यहाँ पर जैसे ही के बाद सायू सुनती है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जिनन के पास जाती है, बोलती है कि तुम्हें पता है कि ये मेरी कछुआ है। ये सुनकर जिनन सायू से बोलती है कि इसे पता चलता है कि तुम कितना लापरवाह हो और उसे नीचा दिखाने लगते हैं। और यहाँ पर नॉनबे से बोलती है कि असल में ये मेरी गलती की वजह से खोया था। ये सुनकर जिनन सायू को बोलती है कि तुम्हें पता है कि ये लापरवाह है, फिर भी तुमने अपना पेट इसे दिया था, तो इसे पता चलता है कि तुम कितना लापरवाह हो। और उसके बाद वो दोनों सायू और नॉनबे को उसकी ही गलती दिखाने लगते हैं। और यहाँ पर नॉनबे का दोस्त बोलती है कि क्यों ना हम उस पेट को ही डिसाइड करने दे कि उसकी असल मालिक कौन है। और इसके बाद एक टेबल के बीच में उसकी कछुआ रख देते हैं और दूसरी तरह जिनान होती है तो दूसरी तरह सायू होती है। और यहाँ पर सायू अपने लिटिल सायू को अपने पास बुला रही होती है और जिनान टूनी को अपने पास बुला रही होती है, लेकिन कछुआ तो किसी के पास नहीं जाता। ये वजह से ही नॉनबे का दोस्त देखती है, वो बोलती है कि शायद ये कुत्ते के ऊपर अप्लाई होती है ना कि कछुआ के ऊपर। उन सब का आर्गुमेंट उनका रेस्टोरेंट का ओनर देख रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। और उनके सामने 3 टाइप का चिली रख लेती है, पहला एक्स्ट्रा स्पाइसी, दूसरा सुपर स्पाइसी और तीसरा डेडली स्पाइसी, जो कि बहुत ही ज्यादा तीखा होती है, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा तीखा होती है। और बोलती है कि अगर जो भी ये लास्ट तक खा पाएगा वो जीत जाएगा। और यहाँ पर सायू का साथ नॉनबे देती है और जिनान का साथ लंगियन देती है। और यहाँ पर नॉनबे बोलती है कि लिटिल सायू को जीतने का मेरे पास एक ही बहुत ज्यादा अच्छा चांस है, जो कि मैंने जो गलती की थी यहाँ पर मैंने सुधार सकती हूँ। और इसके बाद उनके सामने पोटैटो के साथ एक्स्ट्रा स्पाइसी लेकर आया जाते हैं। और यहाँ पर सायू और जिनान तो एक बार खाते हैं और जैसे ही खाते हैं उनका तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन कोई भी क्विक नहीं करते हैं। और यहाँ पर नॉनबे और लिंगियन जैसे ही पहली बार खाते हैं तो उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है और वो पहली बार ही क्विक कर लेती है। और दूसरी राउंड आ जाती है जहाँ पर कि वो दोनों के सामने सुपर स्पाइसी रखा जाती है। और यहाँ पर नॉनबे और जिनान जैसे ही सेकंड राउंड खेलते हैं तो यहाँ पर जिनान की आंखों से तो आंसू ही निकल जाती है और सायू का फेस तो लाल हो जाती है। और यहाँ पर जिनान फिर से सायू को दबाने की कोशिश करती है और उसे इस गेम से क्विक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सायू क्विक नहीं करता और उसके सामने डट कर खड़ा हो जाती है। और तीसरी बार उनके सामने डेडली स्पाइसी रखा जाती है और दोनों जैसे ही खाते हैं तो यहाँ पर दोनों का बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पर जिनान अपने को रोक नहीं पाता और
और उसके हमसे क्विक कर लेती है। ये देखो सायु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिनान सायु को खुशी देखकर उसे बोलती है कि स्पाइसी खाना कोई भी टैलेंट नहीं है। ये सुनकर सायु तो अपने जितने अंदर जितने भी गुस्सा होती है उसको बाहर निकाल देती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुझे कभी भी हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने तुझे हरा दिया और स्पाइसी खाना भी एक टैलेंट है। और इसका मुंह चुप कर लेती है और यहाँ पर वो लिटिल सायु को जीत के होती है, इसलिए तो वो ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर नॉनवे लिटिल सायु को लेकर सायु को दे देती है और यहाँ पर सायु लिटिल सायु को गले लगाकर यहाँ पर बेहोशी हो जाती है और उसके बाद उसे मेडिकल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसका चेकअप कर बाहर आती है और नॉनवे उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। और यहाँ पर सायु नॉनवे को बोलती है कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता था, तुम ऑलरेडी जान चुके होगे। और यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि हाँ, तो मैं सायु से बात करूंगा। तो यहाँ पर उन दोनों ने डिसाइड किया होती है कि वो सेकंड वाला डिबेट टीम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो क्वींजी का रनिंग कंपटीशन देखकर डिसाइड किए होती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर नॉनवे असल में डिबेट टीम इसीलिए ज्वाइन कर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर सायु होती है और उसने उसको प्रॉमिस भी किया होती है कि वो दोनों मिलकर चैंपियन ट्रॉफी को जीतेंगे। और अगली सुबह ये बात वो सावसान को बता देती है कि हम सेकंड टीम होने के लिए रेडी है। और ये बात जैसे ही सावसान सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बात वो जाकर डायरेक्टर ली को बताती है और उसे पूछती है कि सेकंड टीम का डिबेट रूम कहाँ पर है। और ये बात जैसे डायरेक्टर ली सुनती है उसे बताती है कि असल में सेकंड टीम को इसलिए बनाया गया है कि वो फर्स्ट टीम का मदद कर सके और उसे फर्स्ट टीम की सारी बात माननी होगी। ये बात जैसे ही सावसान सुनती हो तो हैरान हो जाती है और वो खुद को ही बोलती है कि अगर ये बात नॉनवे और सायु को पता चलेगी तो मुझे मार ही डालेंगे। और यहाँ पर नॉनवे और मानन अपने रूम में बैठकर वीडियो गेम खेल रही होती है और मिंगन वर्कआउट कर रही होती है। इस टाइम पर डायरेक्टर लिया जाती है और मिंगन को बोलती है और इस हालत में तुम्हें लड़कियां देख लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। और वो मानन के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम सिटी 4 का एग्जाम दो और यहाँ से निकल जाओ, तुम 3 साल से यहीं पर ही पड़े हुए हो। ये बात जैसे ही मानन सुनती है वो बोलती है कि मैं सिटी 4 के एग्जाम के बारे में जो सुना है इस बारे में मैं सोचूंगा और आपको बता दूंगा, बोलकर वो यहाँ से उन्हें भेज देती है। असल में मानन जानबूझकर सिटी 4 का एग्जाम नहीं दे रही होती है, वो क्यों नहीं दे रही होती है तो हमें बाद में ही पता चलेगी। और उसके बाद सायु और नॉनवे अपने डिबेट रूम में आते हैं और वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रॉफी होती है। असल में ये एनजी का टीम का ट्रॉफी होती है और वो जाकर अपने सामान को देखने लगते हैं। और यहाँ पर सायु बोलती है कि अच्छा हुआ कि वो लोग मेरे सामान को नहीं छुए और वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। और इस टाइम पर यंगजी और उसकी सारी टीम मेंबर आ जाती है और उनका इंस्पेक्टर भी आ जाती है। और यहाँ पर उनका इंस्पेक्टर उन्हें बोलती है कि तुम्हारी इंस्पेक्टर कहाँ के है। तो इस टाइम पर सावसान जो होती है बहुत ज्यादा हीरोइक एंट्री मारती है। ये देखकर तो सायु तो शर्मा ही जाती है, लेकिन उसे कुछ भी बोल नहीं पाता। और यहाँ पर सावसान मिस्टर मिंग के पास जाती है और उन्हें हालो बोलती है और उसके बाद वो अपने टीम मेंबर के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि हम टीम 1 से हार नहीं सकते। और उसके बाद मिस्टर मिंग दोनों टीम को समझा रही होती है कि हम पिछले साल चैंपियनशिप में साउथ जेटंग यूनिवर्सिटी से हार गए थे, इसीलिए इस साल हमारी पहली प्रायोरिटी है इस चैंपियनशिप को जीतना। और इस बार इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए रूल थोड़ा सा बदल गए हैं, क्योंकि ये 2 साल में बहुत सारे डिबेट टीम हो गए हैं, इसलिए इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें 50 पॉइंट चाहिए और एक कॉम्पिटिशन को जीतने पर 3 पॉइंट मिलेंगे और हार जाने पर 1 पॉइंट मिलेंगे। और टीम 2 का पहली प्रायोरिटी है उन्हें सिर्फ पॉइंट कलेक्ट करना है टीम 1 के लिए और टीम 1 को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके ताकि वो बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकें। ये बात जैसे ही वो सुनते हो तो और कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उनके पास और कोई भी ऑप्शन भी नहीं होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर नॉनवे और सावाओ और तावाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई सीओ का रेस्टोरेंट में होती है और वो जिसके साथ कॉम्पीट करने वाला होती है उसका टीम का लिस्ट भी उन्हें दे दिया होती है। वो देखते हैं कि वो जिसके साथ भी कॉम्पीट करने वाले होते हैं वो तो बहुत ज्यादा वीक टीम होती है और उसके बाद वो उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए उन्हें बॉस में भी जाना पड़ती है। और दूसरी तरफ हमें यंगजी का टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो जिसके साथ कॉम्पीट कर रही होती है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी टीम होती है और नॉनवे का टीम जिसके साथ कॉम्पीट कर रही होती है वो तो बहुत ज्यादा वीक होती है। और इसके बाद हमें उनकी डिबेट रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि यंगजी का टीम बैठा हुआ होती है और नॉनवे का टीम भी बैठा हुआ होती है। और यहाँ पर नॉनवे का टीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि उन्हें जो भी टीम दे रहा होती है वो तो बहुत ज्यादा वीक होती है, इसलिए वो यंगजी का टीम के साथ लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर यंगजी बोलती है कि टीम 2 को इसलिए बनाया गया है ताकि वो टीम 1 के लिए पॉइंट कलेक्ट कर सके। ये बात जैसे ही नॉनवे की टीम सुनती है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि हम तुमसे बेहतर है, इसलिए उन दोनों के टीम के बीच में फिर से डिबेट होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर सायु के सामने जिनान आ जाती है और उन दोनों के बीच में डिबेट होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जिनान जीत जाती है और उसके बाद नॉनवे आती है और उसके सामने यंगजी आती है और उन दोनों के बीच में डिबेट होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर यंगजी जीत जाती है और उसके बाद टेंजी का बारी आती है और टेंजी के सामने डेंगली आती है और उन दोनों के बीच में डिबेट होती है तो यहाँ पर डेंगली जीत जाती है। और यहाँ पर नॉनवे का टीम पूरी तरह से हार गया होती है, इसीलिए वो जाकर बाहर बैठे हुए होते हैं और यंगजी का टीम ऊपर बहुत ज्यादा भड़के भी हुए होते हैं। तो यहाँ पर सायु से बोलती है कि तुम्हें यंगजी से क्या परेशानी है, तुम दोनों के बीच में क्या लड़ाई हुई थी। तो नॉनवे बोलती है कि उसकी वजह से मेरा दिल टूट गया। तो सायु से पूछती है क्या लव ट्रायंगल, तो नॉनवे उसे कुछ भी बोलता नहीं है और सायु भी उससे और ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। और उसके बाद नॉनवे और सायु क्लास में जाती है और जैसे ही क्लास खत्म होती है और नॉनवे जा रही होती है तो उसके पास डायरेक्टर ले आती है और उसे बोलती है कि तुम तुम्हारी रूममेट मानन के ऊपर नजर रखो और उसे समझाओ कि वो सिटी 4 का एग्जाम दे, क्योंकि वो पिछले साल भी ये एग्जाम नहीं दिया था। सुनकर नॉनवे उसे पूछती है कि क्यों, उसके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ था क्या। ये सुनकर डायरेक्टर ली उसे बोलती है कि बुरा एक्सपीरियंस तो होगा ताकि वो कभी भी सिटी 4 का एग्जाम दे सके, वो अभी तक सिटी 4 का एग्जाम नहीं दिया है,
है। ये सुनकर नॉनवे तो हैरान हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं इस बारे में मानन से बात करूंगा, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो मानन के पास जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम सिटी 4 का एग्जाम दे सको। और यहाँ पर मानन जो होती है अपना पुराना सामान निकाल रही होती है ताकि वो उसे बेच सके। और यहाँ पर नॉनवे मानन की मदद करने लगती है और मदद करते करते वो मानन की जैसे ही बैग चेक करती है वहाँ पर देखती है कि बेस्ट डिबेटर ट्रॉफी है और सर्टिफिकेट भी है जिस पर मानन का नाम लिखा होती है। और यहाँ पर नॉनवे को पता चल जाती है कि मानन एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिबेटर है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।